क्रांति की शुरुआत जो है वो दूसरों से उम्मीद रखकर नहीं होती है। क्रांति की शुरुआत होती है खुद क्रांति बनने से। हेलो कमांडोज, वेलकम टू बायोमेंटर्स क्लासेस ऑनलाइन। आई एम डॉक्टर जितेंद्र सिंह। तो बेटा आज से हम शुरू करेंगे प्लांट फिजियोलॉजी। और प्लांट फिजियोलॉजी के जो लेक्चर होंगे वो बेसिकली असाइन टास्क लेक्चर होंगे। ऐसा हम इसलिए करेंगे क्योंकि हम चाह ये रहे हैं कि इन लेक्चर्स में हम आपको प्लांट फिजियोलॉजी में कुछ एमसीक्यूज भी कराते हुए चलें। तो नेक्स्ट जो लेक्चर है ये पहला लेक्चर, इसलिए इसमें एमसीक्यू हम कवर नहीं करेंगे, पर नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें हम कुछ एमसीक्यू जो लेक्चर नंबर 1 में कवर किया उसके कुछ एमसीक्यू आपको हम सॉल्व करवाएंगे क्लास के पहले या क्लास के बाद, ठीक है ना। यानी मुझे लगता है क्लास के बाद कराएंगे तो ज्यादा बेहतर है, क्लास के पहले हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे आपको। तो क्लास शुरू होने के बाद, क्लास के बाद हम जो है एमसीक्यू वाला पोर्शन वहां पर ऐड कर देंगे, जिससे कि आप जो है उसको देख सके क्लास फर्स्ट में और क्लास सेकंड में क्या एमसीक्यू हमसे बनना चाहिए। क्योंकि प्लांट फिजियोलॉजी में थोड़ा एमसीक्यू करने में बच्चों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, पर बिलीव मी ये लेक्चर जो है वो अब, और ये बहुत पुराने लेक्चर नहीं, कुछ महीने पहले ही रिकॉर्ड किए गए लेक्चर है बेटा। तो मैंने सोचा कि जब मुझे एफर्ट करना है थोड़ा एक नई दिशा में एफर्ट किया जाए, और इसे ह्यूमन फिजियोलॉजी हम लोग पूरा नया ही रिकॉर्ड कर रहे हैं हम, ताकि आप लोगों को जो है उसमें और अच्छे से अंडरस्टैंडिंग समझ में आपको आए यहाँ पे। तो यहाँ पर थोड़ा सा हम पैटर्न चेंज कर रहे हैं, तो सिलेबस भी टाइम पे पूरा करना है हमको, ठीक है ना। क्योंकि अभी चैप्टर जो है, अब देखो हमारा ऑलमोस्ट हमारा 90% से ऊपर काम हमारा जो है हो चुका है बायोलॉजी के सिलेबस का। अब जो रिमेनिंग काम है वो है प्लांट फिजियोलॉजी। और दूसरी बात ये है कि इसमें से अभी तक हमको ये पता नहीं चला कि एनटीए ने कितना, कौन सा सिलेबस का कौन सा हिस्सा वो रख रहे हैं, कौन सा नहीं रख रहे हैं, लेकिन हमको पूरा तैयार करना है। अभी हमारे पास यदि हमको एक बार ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ जाएगा कि क्या रखना है क्या नहीं रखना, तब हम उस बारे में बात करेंगे, ठीक है ना। तो अभी हम जो है आज से हम शुरू करेंगे बेटा जो है आपका ट्रांसपोर्ट इन प्लांट शुरू करेंगे। तो आज के लेक्चर में हम क्या देखने वाले हैं? आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं व्हाट इंट्रोडक्शन टू प्लांट फिजियोलॉजी। मेल्विन केल्विन कौन थे, क्या काम किया उन्होंने, प्लांट में ऑस्मो रेगुलेशन का मतलब क्या होता है, हाउ दी ट्रांसपोर्टेशन प्लांट के अंदर कैसे होता है, एंड रोल ऑफ वाटर इन लिविंग सिस्टम में क्या वाटर का रोल होता है, टर्जिडिटी का क्या मतलब होता है, मेम्ब्रेन का बिहेवियर क्या होता है। तो आज के लेक्चर में बेसिकली हम फंडामेंटल्स पर बात करेंगे हम, ठीक है। और इन पर ही बेटा कई सारे एमसीक्यू बनते हैं, ठीक है। तो लेक्चर को ध्यान सुनेगा, मैं ही पढ़ा रहा हूं, मैं ही सब कुछ कर रहा हूं बेटा यहां पे, ठीक है। केवल इतना सा है कि ये रिकॉर्डिंग एकदम फ्रेश, कल की परसों की रिकॉर्डिंग नहीं है, ठीक है। ये रिकॉर्डिंग है कुछ महीनों पहले की, ठीक है ना। पर मेरे साथ थोड़ा सा मुझे एडजस्ट कीजिए आप, ताकि हम लोग जो है वो सिलेबस को टाइमिंगली पूरा कर सके। हाँ, लेकिन ये पक्का प्रॉमिस है कि इसमें आपको हम साथ में एमसीक्यू कराते हुए चलेंगे, तो उससे और मजा आएगा हमको बेटा, ठीक है ना, क्लियर। तो वो केक के ऊपर गार्निशिंग होती है वैसा हो जाएगा वो। चलो तो लेक्चर शुरू करते हैं। तो मैं जाता हूं और मैं आता हूं। हेलो कमांडोज, वेलकम टू बायोमेंटर्स क्लासेस ऑनलाइन। आई एम डॉक्टर जितेंद्र सिंह। आज से बेटा हम एक नया यूनिट शुरू करेंगे, दैट इज द प्लांट फिजियोलॉजी। इसमें कई सारे चैप्टर हैं। पहला चैप्टर है ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स, इसके अंदर हम फोटोसिंथेसिस को पढ़ेंगे, मिनरल न्यूट्रिशन को पढ़ेंगे, रेस्पिरेशन को पढ़ेंगे, हम सेलुलर रेस्पिरेशन को पढ़ेंगे हम के, और हम देखेंगे प्लांट हार्मोन्स को भी देखेंगे हम, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को पढ़ेंगे हम के। तो अलग अलग जो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जो सीक्वेंस दे रखा है, हम वो पूरा सीक्वेंस फॉलो करेंगे ताकि हमें एनसीईआरटी अच्छे से समझ में आए। याद रखिएगा, प्लांट फिजियोलॉजी बॉटनी का बड़ा इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है। इसके बगैर कोई भी मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन का पेपर नहीं बन सकता है। मतलब यह है कि नीट का पेपर ऐसा कभी नहीं होता है कि कोई भी क्वेश्चन प्लांट फिजियोलॉजी का ना आए, आएगा ही आएगा क्वेश्चन के। मतलब मानकर चलिए आप कि आपको ट्रांसपोर्ट इन प्लांट में क्वेश्चन देखने मिलेगा, आपको फोटोसिंथेसिस से क्वेश्चन आएगा, आपको सेलुलर रेस्पिरेशन से क्वेश्चन आएगा, फाइटो हार्मोन से क्वेश्चन आएगा, मिनरल न्यूट्रिशन से क्वेश्चन आएगा, और बिल्कुल फिक्स पैटर्न है क्वेश्चंस का कि क्वेश्चन कहां से आता है। इसलिए हम क्या करेंगे बेटा, हमारी जो प्लानिंग रहेगी वो ये रहेगी कि हम 101% एनसीईआरटी पूरा वर्ड टू वर्ड कवर करेंगे, बिटवीन द लाइंस ऑफ एनसीईआरटी पढ़ेंगे, और एनसीईआरटी के आसपास का जो स्पेक्ट्रम है जो एग्जाम में पूछा जाता है उसको भी साथ में हम कवर करेंगे। क्लियर? मतलब ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा प्लांट फिजियोलॉजी का जिसका आप उत्तर ना कर पाए। क्लियर? ये मेरा प्रॉमिस है।
ठीक है, आपको प्रॉमिस करना है कि आपको बराबर जमकर मेहनत करनी है, क्योंकि देखो बेटा, प्लांट फिजियोलॉजी ह्यूमन फिजियोलॉजी के समान ही है, जहां पर खूब सारे एमसीक्यू लगाने पड़ते हैं। आपने देखा होगा, मैंने आपको न्यूरल सिस्टम के अंदर, आपको एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस दिए प्रैक्टिस करने को, बहुत सारे क्वेश्चन लगाने को कहा मैंने, बहुत सारे क्वेश्चन डीपीपी के अंदर भी प्रोवाइड किए। यहां भी मैं आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन प्रोवाइड करूंगा और वो आपको लगाने। क्लियर? कोई आलस्य नहीं, कोई लापरवाही नहीं, क्योंकि हमारे सर पर एग्जाम है और हमको एग्जाम में फोड़ कराना बेटा। ठीक है, चलिए। और देखो बेटा, इतना हम समझते हैं कि जो प्लांट्स है दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, हमारे लिए बड़े महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? देखिए, सबसे बड़ा रोल तो ये है कि प्लांट्स आर दी प्रोड्यूसर, ये उत्पादक होते हैं, प्रोड्यूसर होते हैं, इनके बगैर जीवन नहीं चल सकता है। क्यों? बिकॉज प्लांट्स आर दी ट्रांसड्यूसर। ठीक है, दे कन्वर्ट दी सोलर एनर्जी इनटू दी केमिकल एनर्जी। ये सोलर एनर्जी को, सूर्य के प्रकाश को ये केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। प्रोसेस को बोलते हैं हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। आप सोचिए ना, यदि ग्रीन प्लांट ना हो ना, तो आप सूर्य को देवता नहीं बोल पाएंगे। यदि हरे पौधे ना होना बेटा, ग्रीन प्लांट्स ना होना, तो आप जिस सन को आप गॉड समझते हो ना, वो आपके किसी काम का नहीं है, क्योंकि उस गॉड को भी आपके लिए फूड बनाने के लिए एक माध्यम की रिक्वायरमेंट है, और वो मीडियम होते हैं ग्रीन प्लांट्स के। इस धरती पर जो इकोसिस्टम है उसको चलाने वाले जो है वो है ग्रीन प्लांट, जिनको हम प्रोड्यूसर कहते हैं, जो वास्तव में जो है वो सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, और उनके फूड के ऊपर ही पूरी फूड चेन डिपेंडेंट होती है। अब आप सोच रहे हो सर ये फूड चेन का मतलब क्या है? देखो बेटा, हरे पौधों को खाता है शाकाहारी, हर्बीवोर खाता है, हर्बीवोर को खाता है कॉर्निवोर मांसाहारी, मांसाहारी को खाता है टॉप कॉर्निवोर श्रेष्ठ मांसाहारी खाता है। इन जीवों के मरने के बाद डिकम्पोजर इनकी एनर्जी को रिलीज करता है, इनके केमिकल कंपाउंड्स को रिलीज करता है। ठीक है, पढ़ेंगे हम, जब इकोलॉजी पढ़ेंगे विस्तार से बात करेंगे। अभी इतना हम समझ चुके हैं कि जो प्लांट्स हैं, इनके बगैर हम सूर्य को देवता भी नहीं बोल सकते। यानी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये पौधे हमारे लिए फूड प्रोवाइड कर रहे हैं, और उस फूड पर ही हम सस्टेन कर रहे हैं। पूरा का पूरा इकोसिस्टम सब कुछ उसके ऊपर डिपेंडेंट होता है। दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड प्रोड्यूसर, इसलिए इनको हम उत्पादक कहते हैं। ठीक है, अब इस पूरी प्रोसेस में प्लांट को यदि फूड बनाना है तो उसको वाटर चाहिए। लंबे लंबे पेड़ होते हैं, उनमें पत्तियों तक वाटर पहुंचाना पड़ेगा। मतलब पौधे को एक इफिशिएंट जो है वो प्लांट को एक इफिशिएंट वाटर कंडक्शन मैकेनिज्म का सहारा लेना पड़ेगा। अब पौधे के पास हमारे जैसा हार्ट तो होता नहीं है भाई। हमारी एनिमल बॉडी में हार्ट है जो ब्लड को पंप कर रहा है, पौधे में ऐसा कोई हार्ट नहीं होता है। कोई आपकी बॉडी के समान यदि आप देखें आर्टरीज, वीन, वैसा सिस्टम भी देखने नहीं मिलता है। मतलब एक वेल इवॉल्व सर्कुलेटरी सिस्टम जो एनिमल्स के अंदर होता है वो प्लांट में नहीं होता है। लेकिन प्लांट्स की हाइट आपसे कई गुना ऊपर हो सकती है। इसका मतलब यह हुआ कि प्रकृति ने कोई वरदान दिया है इनको बेहतर वाटर कंडक्शन करने के लिए। फिर इनके पास में जो है वो गैसेस एक्शन, यानी इनकी सेल्स लिविंग सेल होती है, उनको भी रेस्पिरेशन करना होता है, तो इनके पास में भी जो है वो सेलुलर रेस्पिरेशन का पूरा सिस्टम होना चाहिए। कि यानी ये कैसे जो है वो रेस्पिरेशन कर सकते हैं, अपनी सेल्स को लिविंग रख सकते हैं और काम कर सकते हैं। क्योंकि जब तक ये रेस्पिरेशन नहीं करेंगे तो इनकी सेल्स जीवित नहीं रहेंगी, और जीवित नहीं रहेंगे तो फोटोसिंथेसिस और बाकी वाइटल प्रोसेस हो नहीं पाएंगी। फिर जब ये फ्लावरिंग करते हैं तो फ्लावर बनता है, पॉलिनेशन होता है, फल बनता है, और वो फल में गूदा होता है, फ्रूट पल्प होता है, मीठा मीठा। चाहे आप एप्पल खा लें आपके, चाहे आप जो है वो मैंगो खा लें आप, ठीक है, इन फलों को आप खाते हैं तो फलों के बीज फाइनली आप कहीं ना कहीं डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। भाई आपने मैंगो खाया तो आम की गुठली को कहीं ना कहीं फेंका होगा ना आपने। तो प्रकृति चाहती है कि तुम आम खाओ, आम खाने के मजे लो और गुठली को कहीं फेंक दो। प्रकृति चाहती है ताकि उस आम की गुठली से जीवन आगे बढ़ सके। आपको एक रिवॉर्ड मिला है, सीड को डिस्पर्सल करने के लिए आपको एक रिवॉर्ड मिला हुआ है। क्या रिवॉर्ड है वो? आपको फूड मिल रहा है। ठीक है, मतलब यह है कि प्रकृति में ऐसे कई सारे राज छिपे हुए हैं कि वो जीवन को आगे बढ़ाने की दिशा में काम कर रहे होते हैं। और आज हम फोकस करेंगे प्लांट्स की जीवन पर, पौधों की लाइफ पर। हमें क्लियर है ये बात कि प्लांट्स का पौधों का जो जीवन है उसमें दो एस्पेक्ट पर हम बात कर सकते हैं।
दो पहलू पर हम बात कर सकते हैं। पहला पहलू जो है, पहला एस्पेक्ट जो है वो ये है कि हम बात करें इकोसिस्टम के लेवल में, बात करें कि एक प्लांट है, प्लांट पर डिपेंडेंट पूरा सिस्टम है, प्लांट फोटोसिंथेसिस कर रहा है, फूड को बना रहा है, उस फूड पर पूरा सिस्टम टिका हुआ है। प्लांट्स में लीफ है, प्लांट में रूट है, और हमने मॉर्फोलॉजी में पढ़ा हुआ है पूरा स्ट्रक्चर कि रूट कैसी होती है, लीफ कैसी होती है, स्टेम कैसा होता है। एवरीथिंग इज कवर्ड इन द प्लांट मॉर्फोलॉजी। क्लियर? जानते हैं अच्छे से। इन्फ्लोरेसेंस क्या होता है ये भी जानते हैं अच्छे से, है ना बेटा? इसका मतलब ये हुआ कि एक तो एस्पेक्ट हो गया है कि ऑर्गेनिज्म के लेवल पर हम बात करें कि एक प्लांट एज एन ऑर्गेनिज्म क्या रोल प्ले करते हैं। दूसरा, हम प्लांट सेल के अंदर झांक के देखें, प्लांट के अंदर कि प्लांट के अंदर जो प्लांट सेल्स हैं उनमें क्या बायोकेमिकल मैकेनिज्म हो रही है, कैसे फोटोसिंथेसिस हो रहा है, कैसे कैल्विन साइकिल ऑपरेट हो रहा है, कैसे हैच एंड सिलेक्ट साइकिल ऑपरेट हो रहा है, कैसे क्रैब साइकिल ऑपरेट हो रहा है, कैसे इनके अंदर ग्लाइकोलिसिस हो रहा है। तो हम सेल के अंदर जाकर बायोकेमिकल नेचर पर लेवल पर जाकर चीजों को जानने की कोशिश करें तो वो क्या हो गया, वो कोशिकीय स्तर हो गया, सेलुलर लेवल हो गया, या जानने की हम कोशिश करते हैं। मतलब बायोलॉजी के भी दो बड़े एस्पेक्ट हैं। बायोलॉजी का एक पक्ष आपको एक ऑर्गेनिज्म और पूरी प्रकृति दिखाता है, और दूसरा पक्ष दिखाता है आपको सेल के अंदर की दुनिया। मतलब बायोलॉजी में आप दो तरह की दुनियाओं को देखते हैं। एक वर्ल्ड वो है जो आपको आंखों से दिखाई पड़ रहा है, जिसमें एक लिविंग ऑर्गेनिज्म अपना रोल प्ले करता दिखाई पड़ता है आपको जीवित संसार के अंदर, नेचुरल वर्ल्ड के अंदर। दूसरा वो है जो कोशिकाओं के स्तर पर, सेल के लेवल पर जो सच चल रहा है, जो केमिकल रिएक्शन चल रही है, जो मेटाबॉलिक पाथवे चल रही है, उनको जानने की हम कोशिश करते हैं। क्लियर? चलिए, तो प्लांट फिजियोलॉजी में क्या पढ़ेंगे बेटा हमके? एक्चुअली प्लांट फिजियोलॉजी में हमको बहुत सारे डिफरेंट साइंस के जो ब्रांचेस हैं, बायोलॉजी के जो ब्रांचेस हैं, उनके बारे में हमें बात करनी पड़ेगी। कि बीच बीच में कई बार हमें बात करनी पड़ेगी। जैसे हम बात करेंगे फाइटोकेमिस्ट्री के बारे में। जब मैं आपको फोटोसिंथेसिस पढ़ाऊंगा ना, तो क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर बतलाऊंगा, मैं आपको क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर बतलाऊंगा, मैं आपको फाइटोक्रोम का स्ट्रक्चर बतलाऊंगा। ठीक है? मैं आपको जो है वो लाइट रिएक्शन में होने वाली केमिकल रिएक्शन, जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रहे हैं, उनके बारे में बात करूंगा मैं आपसे। मैं आपको जो है वो बाकी फोटो पिगमेंट्स के बारे में बतलाऊंगा कि फाइकोबिलिन्स क्या होते हैं, क्लोरोफिल ए क्या होता है, क्लोरोफिल बी क्या होता है, कि उस पर बात करेंगे हम एंजाइम पर बात करेंगे जो ऑलरेडी हम बायोमोलिक्यूल्स में कवर कर चुके हैं। हम बात करेंगे क्रैब साइकिल में होने वाले परिवर्तन के ऊपर। हम बात करेंगे कि रात में जो स्टोमेटा खुलते हैं वो प्लांट में क्या केमिकल परिवर्तन होते हैं। कुछ पौधे रात में फोटोसिंथेसिस कैसे कर सकते हैं, रात में कैसे वो CO2 को फिक्स कर सकते हैं, उस पर बात करेंगे। मतलब हम प्लांट्स की केमिस्ट्री के बारे में हम बात करेंगे, दैट इज द फाइटोकेमिस्ट्री। ठीक है ना? फिर हम बात करेंगे कि कैसे लिविंग सेल्स जो है वो फोटोसिंथेसिस करती हैं और कैसे फूड को वो ट्रांसलोकेट करती हैं, कैसे वाटर का ट्रांसलोकेशन होता है, कैसे मिनरल्स का ट्रांसलोकेशन होता है, कैसे प्लांट सेल जो होती है वो स्टिमुलस को सेंस करती हैं और उसके अकॉर्डिंग मूवमेंट करती हैं, कैसे प्लांट हार्मोन प्रोड्यूस होते हैं और इसमें लिविंग सेल्स रोल प्ले करती हैं। हम कोशिकीय सेलुलर इंटरेक्शन पर बात करेंगे। हम बात करेंगे कि सेल के लेवल पर डिफ्यूजन कैसे होता है, सेल के लेवल पर ऑस्मोसिस क्या रोल प्ले करता है, सेल के लेवल पर जो है वो वाटर का किस प्रकार से मूवमेंट होता है, कैसे फोटोसिंथेसिस में हमें मॉलिक्यूलर परिवर्तन देखने मिलते हैं, कैसे केल्विन साइकिल में एक के बाद एक डिफरेंट टाइप ऑफ शुगर बनती है। तो मतलब हम मॉलिक्यूलर और सेल बायोलॉजी पर बात करेंगे। हम यहाँ पे सेल के अंदर जाके झांक कर देखेंगे हम। फिर प्लांट मॉर्फोलॉजी हम देखेंगे कि एक तने में क्या होता है, स्टेम में जाइलम क्या होता है, फ्लोएम क्या होता है, हम एनाटॉमी को देखेंगे, हम प्लांट के बाहरी रूप रंग को देखेंगे। तो मतलब प्लांट मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी दोनों के बारे में भी बात करनी पड़ेगी बीच बीच में हमको। फिर जो भी हम समझ रहे हैं फिजियोलॉजी में, उसका इस इन्वायरमेंट पर क्या असर है उसका। ठीक है? क्या फोटोसिंथेसिस का प्रभाव पड़ता है, क्या ट्रांसपिरेशन का प्रभाव पड़ता है, मिनरल न्यूट्रिशन के अकॉर्डिंग जो सॉइल टाइप है उसके अकॉर्डिंग, जो सॉइल टाइप है उसके अकॉर्डिंग प्लांट का टाइप क्यों चेंज होता है। तो कई सारे क्वेश्चन इकोलॉजिस्ट जुड़े होंगे। मतलब ये कि प्लांट फिजियोलॉजी का मतलब क्या, इसका मतलब ये है कि इट इज बेसिकली द स्टडी ऑफ द लाइफ प्रोसेसेस ऑपरेट्स इनसाइड प्लांट सेल के। एक्चुअली क्या चीज है बेटा प्लांट फिजियोलॉजी? ये वास्तव में पादप कोशिकाओं के अंदर या प्लांट के अंदर होने वाली जीवन की प्रक्रियाओं का अध्ययन है। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द प्लांट फिजियोलॉजी? एक पौधे के अंदर, पौधे की कोशिकाओं के अंदर जीवन को चलाने के लिए जो कुछ भी हो रहा है वो प्लांट फिजियोलॉजी है। दैट इज द प्लांट फिजियोलॉजी। क्लियर? ठीक है?
चलिए एनसीईआरटी में क्या लिखा उसके अकॉर्डिंग बात करते हैं। मैंने पहले भी आपसे कहा है कि हमें कोई भी एनसीईआरटी का एक भी पैराग्राफ मिस नहीं करना है। हमें एनसीईआरटी पर ऐसा करना है कि हम एनसीईआरटी पे कुछ भी आएगा हम फोड़ के आएंगे। और हमें ये बात मालूम है कि 90% से ऊपर पेपर एनसीईआरटी से बनता है, ठीक है। तो हमें एग्जाम में एनसीईआरटी का एक एक पॉइंट एकदम क्लियर रहना चाहिए हमको, ठीक है। द डिस्क्रिप्शन ऑफ स्ट्रक्चर एंड वेरिएशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम ended as two apparently irreconcilable perspective on biology। मैंने आपसे कहा ना कि दो बायोलॉजी के दो बड़े पहलू होते हैं, एक जो ऑर्गेनिज्म के लेवल पे होता है, दूसरा जो कोशिकाओं सेल्स और मॉलिक्यूल के लेवल पे होता है। वही लिखा है एनसीईआरटी के अंदर। द टू पर्सपेक्टिव एसेंशियली रेस्टेड ऑन टू लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लाइफ फॉर्म एंड फिनोमिना। पहला, वन डिस्क्राइब एट द ऑर्गेनिज्मिक एंड अबव लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। मैंने कहा ना एक ऑर्गेनिज्म किस तरह का है, क्या उसकी मॉर्फोलॉजी है, क्या उसका इकोसिस्टम में रोल है, क्या रोल प्ले कर रहा है, कैसे वो दूसरों से इंटरेक्ट कर रहा है, इस सब की स्टडीज में करते हैं हम। फिर द सेकंड इज द सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कि सेल के स्तर पर क्या अभिक्रिया है, क्या रिएक्शंस हो रही है, कि मॉलिक्यूल के लेवल पर क्या चेंजेस हमको देखने मिल रहे हैं, इसके बारे में हम पढ़ते हैं, ठीक है। फिर तो मैंने आपसे क्या कहा कि पहला है ना बायोलॉजी में जो फर्स्ट है, पहला है जब हम एक ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हैं, ऑर्गेनिज्म के अपने इन्वायरमेंट से इंटरेक्शन की बात कर रहे हैं, उस ऑर्गेनिज्म के दूसरे ऑर्गेनिज्म से इंटरेक्शन की बात कर रहे हैं, तो क्या बन गया वहां पे इकोलॉजी अस्तित्व में आ गया। मतलब बेसिकली वी आर टॉकिंग अबाउट द इकोलॉजी के। जब हम सेल्स और मॉलिक्यूल के लेवल पर बात कर रहे हैं, जब हम सेल्स और मॉलिक्यूल के लेवल पर बात कर रहे हैं, तब हम कहां आ गए बेसिकली, तब हम आ गए यहाँ पे फिजियोलॉजी में आ गए हैं हम। और फाइन लेवल पे जाओगे तो बायोकेमिस्ट्री में आ गए। जब आप सेल्स मॉलिक्यूल और उसके फंक्शन, सेल्स मॉलिक्यूल और उसके फंक्शन और उसकी जीवन में भूमिका की बात करेंगे, जब आप सेल्स मॉलिक्यूल और उनके फंक्शन एंड देयर रोल इन द लाइफ उस पर बात करेंगे तो फिजियोलॉजी है। when you are talking only about chemicals, when you are talking only about chemical, that is the biochemistry, तब हम बायोकेमिस्ट्री की बात करेंगे, ठीक है ना, क्लियर। अब हमको जो है प्लांट फिजियोलॉजी में जो 5 चैप्टर पढ़ने हैं कि वो है ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स, मिनरल न्यूट्रिशन, फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स, रेस्पिरेशन इन प्लांट्स एंड प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अब आप बोलोगे सर इनसे कितना कितना क्वेश्चन आता, थोड़ा ये भी बता दो, ठीक है, मैं क्लियर कर दूं आपको। ट्रांसपोर्ट एंड प्लांट से हर साल कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन यहां से पूछे जाते हैं, ठीक है। मिनरल न्यूट्रिशन से क्वेश्चन 1 से लेके 4 क्वेश्चन मिनरल न्यूट्रिशन से आता है, ठीक है। फोटोसिंथेसिस से क्वेश्चन का नंबर 2 से लेके जो है वो 5 तक क्वेश्चन फोटोसिंथेसिस से हो सकते हैं, ठीक है। सेलुलर रेस्पिरेशन से क्वेश्चन का नंबर होता है 2 से लेके जो है वो 4 क्वेश्चन सेलुलर रेस्पिरेशन से आते हैं, ठीक है। और प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से क्वेश्चन जो है 1 से लेके क्वेश्चन जो है वो 6 तक क्वेश्चन जो है यहां से पूछा गया है, ठीक है। नंबर हर साल वेरी करता है, पेपर का पैटर्न वेरी करता है, इसलिए नंबर वेरी करता है, पर इतना समझ लीजिए आप कि कोई भी चैप्टर ने ओवरऑल यदि हम इस यूनिट को पूरा करते हैं तो हम जो है तकरीबन 8 से लेके हम जो है वो 16-17 क्वेश्चन 18 क्वेश्चन तक हम आंसर कर पाएंगे, ठीक है। यानी 8 से 18 पेपर में कुल 90 क्वेश्चन है, उसमें से समझ लीजिए तकरीबन 10% 10% केवल ये यूनिट कंट्रीब्यूट करती है, अकेली यूनिट, ठीक है, जिसमें 5 चैप्टर है। तो 18 और मैं कहता हूं ऑन एन एवरेज जो मैंने देखा है 15 16 14 15 क्वेश्चन तो आते ही आते हैं इस सेट के। तो इसका मतलब ये हो गया यदि मैं 15 क्वेश्चन काउंट करता हूं, मतलब आपके पेपर का लगभग जो है वो कितना हो गया, तकरीबन जो है 15% के आसपास हो गया, ओके। तो मैंने आपसे क्या किया, वो क्या हो गया, वो हो गया आपका जो है वो अकेला प्लांट फिजियोलॉजी हो गया। तो अच्छे से पढ़ना है हमको उसको, ठीक है। चलिए, अब फिजियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ प्रोसेसेस एंड फंक्शंस एसोसिएटेड विथ लाइफ। फिजियोलॉजी क्या है बेटा, फिजियोलॉजी का मतलब होता है कि ये जो है वो जीवन से जुड़ी क्रियाओं और प्रक्रियाओं का अध्ययन है, के थोड़ा सा इसका फोन डिस्टर्ब हो गया यहाँ पे, पर आप मैं बोल रहा हूं आप नोट कर लीजिएगा इसको। फिजियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ प्रोसेसेस एंड फंक्शंस एसोसिएटेड विथ लाइफ, के कार्य की या फिजियोलॉजी जो है वो जीवन से जुड़ी क्रियाओं और क्रियाओं का अध्ययन है। इट डील्स विद द फंक्शनल एस्पेक्ट ऑफ लाइफ, ये जीवन के क्रियाशील पक्ष का इसका संबंध जीवन के क्रियाशील पक्ष से। इट डील्स विद द फंक्शनल एस्पेक्ट ऑफ लाइफ, इसका संबंध जीवन के क्रियाशील पक्ष से। फादर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी स्टीफन हेल्स को बोलते हैं हम, स्टीफन हेल्स को हम फादर ऑफ प्लांट
फिजियोलॉजी कहते हैं। फादर ऑफ इंडियन प्लांट फिजियोलॉजी हम जेसी बोस को बोलते हैं कि जेसी बोस को हम फादर ऑफ इंडियन प्लांट फिजियोलॉजी कहते हैं। जब आगे बढ़ेंगे तो हम स्टीफन हेल्स के बारे में भी बात करेंगे और जेसी बोस के बारे में भी बात करेंगे हम, ठीक है। अब ये जो साइंटिस्ट आपको दिखाई पड़ रहे हैं स्क्रीन पर, ये स्टीफन हेल्स नहीं है ना ये जेसी बोस हैं, कि ये वे साइंटिस्ट हैं जो एनसीईआरटी को बड़े प्रिय हैं और एनसीईआरटी ने इनके बारे में एक पैराग्राफ में लिखा हुआ है कि, और ये एग्जाम में इनके आने की संभावना सबसे अधिक है कि इनका नाम क्या है, जल्दी से बताओ। इनका नाम है मेल्विन कैल्विन, कि इनका नाम है मेल्विन कैल्विन, ठीक है। वेरी वेरी आईएमपी भूलना नहीं है, ठीक है बेटा। अब क्या किया था इन्होंने, मेल्विन कैल्विन की कहानी है कि मेल्विन कैल्विन जो है इन्होंने एक बड़ी अच्छी खोज कर डाली इन्होंने, क्योंकि बात है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय की। द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अमेरिका ने जो है जापान के अगेंस्ट न्यूक्लियर बॉम्ब का इस्तेमाल किया। पहली बार जो है वो जो न्यूक्लियर पावर है, या हम ऐसा बोले कि रेडियो एक्टिव केमिकल इस्तेमाल किए गए, रेडियो एक्टिव केमिकल इस्तेमाल किए गए, एटम बम तैयार किया गया और जापान ने एटम बम को, जो अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर एटम बम डाल दिया। पूरे शहर जो है, पूरा का पूरा शहर जो है वो मिनटों में गायब हो गया, खत्म हो गया। विद इन मिनट्स जो है वो, ये बल्कि सेकंड्स बोलेंगे, शहर में पूरा का पूरा शहर खत्म हो गया। और आज भी जापान के अंदर उसके कॉन्सिक्वेंसेस हमको देखने मिलते हैं। जब इकोलॉजी पढ़ेंगे तब विस्तार में इस पर बात करेंगे। अब पूरी दुनिया ने एक बात बोल दी, कहा कि ये जो रेडियो एक्टिव केमिकल्स है ना, इनकी खोज एक अपराध है। रेडियो एक्टिव केमिकल की जो डिस्कवरी थी वो एक क्राइम है, अपराध है। और अमेरिका ने देखिए करके दिखाया कि उस अपराध के कारण ही उस चीज की खोज ना होती तो ना न्यूक्लियर बम बनता, ना वो जापान के वो 2 शहर खत्म होते। एट द सेम टाइम मेल्विन कैल्विन ने जो है उन्हीं रेडियो एक्टिव केमिकल का इस्तेमाल किया। एट द सेम टाइम मेल्विन कैल्विन ने रेडियो एक्टिव केमिकल का इस्तेमाल किया और उन रेडियो एक्टिव केमिकल से उन्होंने जो है वो मॉलिक्यूलर पाथ को पता लगाया। उन्होंने पता लगाया कि मेटाबॉलिज्म के दौरान जब फोटोसिंथेसिस की अभिक्रिया होती है तब कार्बन फिक्स कैसे होता है। उन्होंने ये पता लगाया कि कैसे कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो शुगर में कन्वर्ट होता है, उसका पाथ क्या होता है, किस किस कंपाउंड में कन्वर्ट होता है और फाइनली शुगर बनती है। ऐसा इन्होंने पता लगाया रेडियो एक्टिव केमिकल की मदद से। और इस टेक्निक को बोलते हैं हम ट्रेसर टेक्निक बोलते हैं। इसमें रेडियोएक्टिव मॉलिक्यूल का हम इस्तेमाल करते हैं। इन्होंने कार्बन 14 का इन्होंने इस्तेमाल किया, ठीक है। और जब इन्होंने ये किया ना, उस समय सेकेंड वर्ल्ड वॉर का जो कहीं वक्त था उस समय के, उससे दुनिया उभरने की कोशिश कर रही थी और पूरी दुनिया में यही था कि भाई रेडियोएक्टिव केमिकल सबसे बुरी खोज अब तक की। मेल्विन कैल्विन ने उल्टा संदेश दिया। मेल्विन कैल्विन ने बोला कि नहीं, ये सोच पे डिपेंड करता है। उसी रेडियोएक्टिव केमिकल की मदद से हमने प्रकृति के राज्य को जो प्रकृति के जो राज हैं, जो उसके सीक्रेट्स हैं, उनको जानने की हमने कोशिश की है और हमने पता लगा लिया है कि कैसे पौधे जो है शुगर का निर्माण करते हैं। पहली बार ऐसा था ये चीज, तो इसके लिए इनको नोबेल प्राइज दिया गया। मतलब ये महानतम खोज में से एक खोज थी, इसलिए एनसीईआरटी ने इसको मेंशन भी किया हुआ है, ठीक है। देखिए क्या लिखा है एनसीईआरटी में, मेल्विन कैल्विन बॉर्न इन मिनेसोटा, यूएसए में है बेटा। ये कहां पर, ये मिनेसोटा अमेरिका में, इन 1911। पीएचडी इन केमिस्ट्री फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ मिनेसोटा, प्रोफेसर ऑफ केमिस्ट्री एट द यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया बर्कले, अगेन यूएसए। कैल्विन और उनके को वर्कर ने रेडियोएक्टिविटी के बेनिफिशियल यूज को बतलाया। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट के कैल्विन और उनके साथ के कैल्विन, बेंसन एंड बॉसम के साइंटिस्ट, इनके साथ कौन कौन थे, कैल्विन के साथ थे कैल्विन, बेंसन एंड बाशम, ठीक है। इन्होंने क्या किया, दे स्टडीड रिएक्शंस इन ग्रीन प्लांट्स फॉर्मिंग शुगर एंड अदर सब्सटेंसेज फ्रॉम रॉ मटेरियल लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड मिनरल्स बाय लेवलिंग द CO2 विद द कार्बन 14 के। इन्होंने कार्बन 14 का इस्तेमाल किया, CO2 को उन्होंने लेवल किया। मतलब इन्होंने जो कार्बन डाइऑक्साइड इस्तेमाल किया वो था C14O2, ठीक है। कार्बन का नॉर्मल जो आइसोटोप, नॉर्मल कार्बन को यूज नहीं किया उन्होंने, उसके हैवी आइसोटोप को इन्होंने, रेडियोएक्टिव आइसोटोप को इस्तेमाल किया उन्होंने, कार्बन 14 का उन्होंने इस्तेमाल किया और इन्होंने जो है पता लगाया कि CO2 कैसे शुगर में कन्वर्ट होता है, ठीक है। कैल्विन प्रपोज्ड दैट द प्लांट चेंज लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी बाय ट्रांसफरिंग एन इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्गेनाइज्ड एरे ऑफ पिगमेंट मॉलिक्यूल एंड अदर सब्सटेंसेस। देखिए कितने इन्होंने क्या पता लगाया, इन्होंने पता लगाया कि जो पौधे हैं
वो लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। इस दौरान वो इलेक्ट्रॉन की मदद लेते हैं, इलेक्ट्रॉन से जो है पिगमेंट के थ्रू इलेक्ट्रॉन मूव करता है और वो एनर्जी को स्टोर करता है और फिर शुगर बनती है। ठीक, कुल मिलाकर इन्होंने क्या पता लगा लिया, द मैपिंग ऑफ द पाथवे ऑफ कार्बन एसिमुलेशन इन फोटोसिंथेसिस अर्न हिम नोबेल प्राइज इन 1961 के। तो मेल्विन केल्विन को नोबेल प्राइज कब मिला? दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एनसीईआरटी में मेंशन है बेटा। तो 1961 में 1961 में मेल्विन केल्विन को नोबेल प्राइज मिला और इसलिए मिला क्योंकि इन्होंने कार्बन फोटोसिंथेसिस के दौरान कार्बन का एसिमुलेशन कैसे होता है, कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स कैसे होती है, इन्होंने बतलाया था। ठीक है, द प्रिंसिपल्स ऑफ फोटोसिंथेसिस आर एस्टैब्लिश्ड बाय कैल्विन आर एट प्रेजेंट बीइंग यूज्ड इन स्टडी ऑफ। अब देखो, जो मेल्विन केल्विन की खोज थी कि कैसे कार्बन डाइऑक्साइड जो है शुगर में कन्वर्ट होता है और इस दौरान कौन कौन से रिएक्शन होते हैं, कौन कौन से केमिकल्स बनते हैं, उनके आधार पर जो है वैज्ञानिक कई सारी खोज कर रहे हैं। आज भी कैल्विन पाथ जो है कि हम कहते हैं कैल्विन साइकिल है, कैल्विन पाथ है, आज भी साइंटिस्ट को जो है वो रास्ता बतला रहा है वो कि कैसे हमें चीजों को खोजना है। कि जैसे आज हम बात करते हैं रिन्यूएबल रिसोर्स ऑफ एनर्जी के, आज हमें सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट है ऊर्जा की। ऐसी एनर्जी चाहिए हमको जो कम से कम पॉल्यूशन करती हो और जो बेहतर प्रकार से हम इसको हम निकाल सके। जैसे देखिए, पूरी दुनिया में पेट्रोल खत्म होने की कगार पर है, पूरे दुनिया में पेट्रोल खत्म होने की कगार पर है, चाहे वो ईरान हो चाहे सऊदी अरब हो, एक दिन पेट्रोल खत्म हो जाएगा। और इस बात को मैं भी हाल ही में दुबई गया था तो मैंने देखा कि दुबई में ये बात वो समझ चुके हैं, वो वहां के लोग जो दुबई के किंग हैं, कि पेट्रोल तो खत्म होने को है, पेट्रोल से काम नहीं चलेगा। तो दुबई में उन्होंने टूरिज्म को बढ़ावा दिया। वो ऐसा बनाते हैं, दुबई में कुछ भी क्रिएट करेंगे ना, सबसे बड़ा या पहला या तो फर्स्ट होगा वो दुनिया भर का या सबसे बड़ा होगा। मॉल बनाएंगे, ऐसा मॉल बनाएंगे कि उस मॉल में आप खो जाए, कुंभ के मेले जैसा मॉल बनेगा, इतना बड़ा मॉल कि एक कोने में चले गए आप तो यदि मैप नहीं है तो आप दूसरे कोने उस कोने को ढूंढ ही नहीं पाएंगे कहां है। दुबई मॉल बहुत बड़ा मॉल। ठीक है, झूला बनाएंगे, वो क्या बोलते हैं उसका यार, वो ऐसा होता है ना मेले में जो झूला होता है ऊंचा ऐसे जाता है, व्हील, अब भगवान जाने क्या बोलते हैं, मैं नाम भूल गया उसका। ठीक है, समझ गए ना कहने का मतलब क्या है। तो वो सबसे इतना ऊंचा झूला जो न्यूयॉर्क में मैंने देखा है, जो न्यूयॉर्क में जो है उससे बड़ा, उससे बहुत बड़ा, इतना बड़ा कि आदमी जब झूले के टॉप पर पहुंचता है तो ये जरूर सोचता है एक बार वो कि मैं चढ़ क्यों गया था। ठीक है, मतलब हर चीज क्यों, उन्हें मालूम चल गया भैया पेट्रोल खत्म होने वाला है, अब टूरिज्म बढ़ाना पड़ेगा, लोगों को ऐसा कुछ दिखाना पड़ेगा कि लोग वहां तक आए। अब ये बात तो टूरिज्म की हो नहीं रही थी, मैं कैसे पहुंच गया वहां। मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि पूरी दुनिया के वैज्ञानिक एक बड़ी खोज कर रहे हैं कि हमें कुछ ऐसा मिल जाए जिसको हम लेबोरेटरी में क्रिएट कर सके, हमें जो है वो जमीन को खोद के कोयला ना निकालना पड़े, जमीन से पेट्रोल ना निकालना पड़े हमें, मतलब जो हम कहते हैं ना पेट्रोलियम जो भी हमारे ऑयल्स निकलते हैं उनको हमें ना निकालना पड़े। ठीक है, पॉल्यूशन ना हो, न्यूक्लियर पावर स्टेशन ना लगाना पड़े हमको। तो फिर क्या, एक ही सहारा है, सूर्य की रोशनी पूरी धरती पर आती है, कुछ ऐसा हम क्रिएट कर दें जो सोलर एनर्जी को जो है झट से ट्रैप करे और यूटिलाइजेबल फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट कर दे। बायोडीजल की बात करते हैं आज हम बायोडीजल की बात करते हैं, बायोफ्यूल की बात करते हैं हम, हाइड्रोजन फ्यूल सेल की बात करते हैं हम। तो वो सब कुछ क्या है, देखो ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये एनसीईआरटी बोल रही सारी बातें। एनसीईआरटी ने बोला है कि डॉक्टर कितन समझा देना इस बात को अच्छे से कि क्या लिखा है हमने, नहीं तो बाद में मत बोल रहे कि हमने क्या पूछ लिया। द प्रिंसिपल्स ऑफ फोटोसिंथेसिस एज एस्टैब्लिश्ड बाय कैल्विन आर एट प्रेजेंट बीइंग यूज्ड इन स्टडी ऑफ द रिन्यूएबल रिसोर्स ऑफ एनर्जी। ऐसे ऊर्जा के स्रोत जो खत्म नहीं होते हो, जिनको हम दोबारा से क्रिएट कर सकते हो, उनको हम रिन्यूएबल रिसोर्स ऑफ एनर्जी कहते हैं। पेट्रोलियम जो है वो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स ऑफ एनर्जी है, एक बार खत्म हो गया तो खत्म हो जाएगा, वह उसको बनने में हजारों लाखों वर्ष का समय लगा था और आप 1 मिनट में जला दो अपनी स्कूटी में। ठीक है ना। फिर
फिर मैं एक बड़ी मजे की बात आपको बताऊं कि जैसे कि मैं अभी हाल ही में जो है मैंने एक कंपनी है पतंजलि, उनका मैंने जो है वो कोई प्रोडक्ट मेरे को बताया, आया मेरे घर पे, उसने बोला साहब सबसे बढ़िया प्रोडक्ट है, ये यूज करके देखिए आपके। तो नमक था, मैंने नमक देखा, नमक में उन्होंने लिखा था उसमें कि इट इज दी, ये हिमालय के पास कहीं से निकाला गया नमक है और ये बड़ा प्योर सॉल्ट है, इससे अच्छा कोई सॉल्ट नहीं है, और ये सॉल्ट जो है वो हजारों वर्षों से वहां पे प्रेजेंट था, उसको लेके आया आपके लिए के। फिर मैंने देखा कि नमक के पैकेट पे लिखा हुआ था एक्सपायरी डेट अप्रैल 2020। मैंने कहा भाई बाबा रामदेव सही समय पे खोद लाए वहां से, अरे थोड़ा लेट होते तो ये नमक ना मिल पाता, उनको एक्सपायर कर गया होता। अब आप सोचिए, जिस चीज को बनने में हजारों वर्ष का समय लगा, उसके ऊपर को अंदर रख के पैकेट में लिख दिया आपने कि अप्रैल 2020 को एक्सपायर हो जाएगा ये। What kind of commercialization we are? हम किस दुनिया में हैं कि जहां पे हर चीज का एक दाम तय कर दे। अरे हिमालय खोदो, भगवान जाने कहां से पुराने पहले जमाने में वहां पे समुद्र रहा होगा, तो वहां से निकाल के नमक लेके आए और लिख दिया उसके ऊपर कि ये सबसे अच्छा नमक है। पानी की बोतलें आज मार्केट में मिलती है ना, तो पानी की बोतलें आज ऐसी भी मिलती है जिनकी कीमत 300-500 रुपए होती है के। आपको यकीन नहीं आ रहा, मैं सच कह रहा हूं आपसे कि अब जो है मैंने सबसे महंगी पानी की जो बोतल है वो 1000 रुपए की पानी की बोतल है, 1 लीटर की, जो ब्लैक कलर है, पानी का कलर काला है, जिसको आप नॉर्मली पिएंगे भी नहीं। आप बोलोगे सर क्या खास बात है उसमें? वो जापान के वोल्केनिक इरप्शन, जापान में कहीं पे ज्वालामुखी विस्फोट हुआ, साथ में पानी भी निकल आया अंदर से कहीं से, तो वो जो पानी निकला ना, वो पानी काला काला, उसमें मिनरल्स है बहुत सारे, तो उसको भर रहे हैं लोग वहां से बोतलों में ले जा लेके, कंपनीज भर रही हैं और बेच रही है। वो आता है इंपोर्ट होकर बॉम्बे तक पहुंचता है, 1000 रुपए की पानी की बोतल है वो। हर बार मैं जब भी सुपरमार्केट जाता था देखता था कि ये बड़ी 950 रुपए की पानी की बोतल रखी होती थी। बहुत सोचा मैंने, एक दिन हिम्मत करके मैंने वो पानी की बोतल ले ली कि चलो पी के तो देखते हैं 950 रुपए लीटर के पानी में है क्या चीज। यकीन मानिए, एक घूंट पीने के बाद मुझे लगा कि ये 950 रुपए बर्बाद हो गए। ऐसा स्वाद उस पानी का कि सामान्यता कोई दे देगा ना, हम बोलेंगे तुमको पानी देने का तमीज नहीं क्या, हमको ऐसा पानी पिला रहे हो। चलिए आप बोलोगे सर फिर से आप खो गए कहीं और। मैं कहीं नहीं खोया, मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि रिन्यूएबल रिसोर्स ऑफ एनर्जी की हम बात करते हैं तो वो जिनको रिक्रिएट कर सके हमके, एंड मेटल्स एंड बेसिक स्टडीज ऑफ द सोलर एनर्जी रिसर्च के, सौर ऊर्जा पर अभी बड़े अनुसंधान चल रहे हैं कि, और उसमें कैल्विन ने क्या बताया, उन्होंने बताया कि कैसे सोलर एनर्जी ट्रैप होके कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है, उस गैस से आप फूड को बना सकते हैं विद द यूज ऑफ वाटर एंड CO2। ये पता लगा लिया रास्ता उन्होंने। अब हमारे पास आने वाले समय में जब जनसंख्या और बढ़ेगी तो फूड की रिक्वायरमेंट और अधिक होगी, तो कन्वेंशनल एग्रीकल्चर की बजाय हम शायद से लेबोरेटरी के अंदर बड़ी मात्रा में फूड को प्रोड्यूस कर सकें। ठीक है, चलिए तो आप, ये तो बात हुई इन जनरल बात की हमने चैप्टर की शुरुआत है ना। मैंने आपसे कहा ना, जब भी कभी कोई नया चैप्टर हम शुरू करते हैं तो पहले हमें उस चैप्टर की सोल तक पहुंचना पड़ता है, आत्मा तक पहुंचना पड़ता है। जैसे होता है ना, कुछ भी अच्छा काम करते हैं तो पहले आप पूजा करते हैं, आप दुआ मांगते हैं, ठीक है, आप चर्च जाते हैं। तो वही समझ लीजिए आपकी, जब भी हम कोई नया चैप्टर शुरू करते हैं ना, तो हम ये करते हैं उस चैप्टर को के साथ में न्याय करने के लिए हम उसकी सोल को टच करते हैं कि एक्चुअली हम क्या पढ़ने जा रहे हैं। देखो बेटा, जिंदगी में अब तक तुमने कई बार चीजें पढ़ी होंगी, कई बार सेम चीजों को दोहराया होगा, लेकिन मैं इतना प्रॉमिस करता हूं कि पहली बार आप चैप्टर की आत्मा को टच करेंगे, आपकी ये चैप्टर हम पढ़ क्यों रहे थे, ये मेरा प्रॉमिस है आपसे। ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स में हम क्या पढ़ेंगे, हम देखेंगे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द ट्रांसपोर्ट, हम देखेंगे प्लांट वाटर रिलेशंस को, हम देखेंगे लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर कैसे होता है, हम देखेंगे ट्रांसपीरेशन कैसे होता है, हम देखेंगे अपटेक एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ मिनरल न्यूट्रिएंट कैसे होता है, फ्लोएम के थ्रू ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, यानी सोर्स से सिंक है, जहां फूड बनता है वो सोर्स है, जहां फूड स्टोर होता है वो सिंक है। मतलब जो ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स है ये एक बड़ा चैप्टर है। तो आप देखो बेटा, हमें मालूम सबको कि हमारा एग्जाम कब है, हमको सबको मालूम है के, तो जल्दबाजी में हम चैप्टर के साथ में इनजस्टिस नहीं करेंगे के, मुझे वक्त तो देना पड़ेगा आपको के। तो मैं कोर्स को पूरा करूंगा, बिल्कुल डेफिनेटली पूरा करूंगा कोर्स को, मैं कोई चीज नहीं छोड़ूंगा मैं, लेकिन मुझे जस्टिस करने के लिए, आपको पढ़ाने के लिए एक एक कॉन्सेप्ट को लेकर चलना पड़ेगा। साथ है मेरे आप, पक्का प्रॉमिस, साथ रहेंगे ना आप मिनट के, क्योंकि यहां पे हमको हर हिस्से को बड़े ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। जैसे आप देखो, इस एक चैप्टर के अंदर क्या क्या शामिल है, प्लांट वाटर रिलेशन का चैप्टर शामिल है, एसेंट ऑफ सेप, रसारोहण की कैसे प्लांट में वाटर ऊपर चढ़ता वो शामिल है, ठीक है, ट्रांसपीरेशन शामिल है इसके अंदर,
मिनरल न्यूट्रिशन शामिल है इसके अंदर, ठीक है। वाटर एब्जॉर्प्शन कैसे होता है रूट से, एक्टिव और पैसिव वाटर एब्जॉर्प्शन, वो भी शामिल है इसके अंदर, ठीक है। और इसके अलावा फूड का ट्रांसलोकेशन कैसे होता है वो भी शामिल है। ये सब यदि आप प्लांट फिजियोलॉजी की कोई भी बीएससी एमएससी लेवल की बुक देखेंगे ना, तो हर एक जो हिस्सा है वो अपने आप में एक बड़ा चैप्टर है वो, ठीक है। तो उतना डिटेल में हम नहीं जाएंगे, लेकिन हमारी जो नीट की रिक्वायरमेंट है वो है कि एनसीईआरटी 100% कवर करे, और जो एनसीईआरटी के बिटवीन द लाइंस एनसीईआरटी जो समझाने की कोशिश कर रही है उसको समझते हुए चले हम आगे, ठीक है। चलिए, अब हमारे सामने एक जो है बड़ा सुंदर सा फोटोग्राफ है, दो फोटोग्राफ, एक्चुअली ये दो फोटोग्राफ है अलग अलग। ये दो फोटोग्राफ क्यों डाले मैंने? केवल ये दिखाने के लिए कि पेड़ कितना बड़ा है। एक आदमी को मैंने खड़ा किया हुआ, देखिए आप, दिस इज मैन के एक व्यक्ति यहां पे खड़ा है, और आप देख सकते हैं इसकी तुलना में आप देखिए पेड़ का साइज देखिए आपके, यानी पेड़ कितना लंबा होगा ये आप कल्पना कर सकते हैं। एक बड़े ट्री को देख रहे हैं हम। आप बोलोगे सर तकरीबन इसकी हाइट कितनी होगी? मैं आपसे क्लियर कर दूं, इसकी हाइट तकरीबन होगी 350 फीट के आसपास के, 100 मीटर के आसपास, 300 के सेक्वा, ठीक है। अब इतना बड़ा, यदि मैं आपको जो है इसको ऐसे बताने की कोशिश करूं मैं आपको कि 350 फीट का मतलब कितना हो गया है, आप मान चलिए कि आपके नॉर्मल जो घर होते हैं ना, नॉर्मल हमारे घर होते हैं 10 या 12 फीट की छत होती है, जमीन से 10 फीट या 12 फीट पे छत लगी होती है। हम लोगों की हाइट कितनी होती है? 5.5 फीट, 6 फीट, ठीक है। छत होती है 10 फीट पे। जैसे मेरा यहां पे रिकॉर्डिंग कर रहा हूं, ये भी 10 फीट का छत होगा, 10 या 11 फीट का, रफली 10 फीट पकड़ लेते हैं। मतलब ये है कि ये जो पेड़ है वो कितना लंबा है, ये 35 स्टोरी, 35 मंजिला के, 35 मंजिला, ठीक है, 35 फ्लोर की एक बिल्डिंग के बराबर है, ठीक है। आपके पूरे टाउन में इतनी बड़ी बिल्डिंग नहीं होगी। 35 फ्लोर की बिल्डिंग केवल कहां मिलेगी आपको? बैंगलोर में मिलेगी आपको, हैदराबाद में मिलेगी आपको, चेन्नई में मिलेगी आपको, बॉम्बे में मिलेगी आपको, दिल्ली में मिलेगी आपको, भोपाल में नहीं मिलेगी आपको, इंदौर में नहीं मिलेगी आपको, पटना में नहीं मिलेगी आपको, लखनऊ में नहीं मिलेगी आपको, क्योंकि गवर्नमेंट रूल के अकॉर्डिंग फ्लोर रेशियो वो एक्सेप्टेबल ही नहीं वहां पे। 35 मंजिला ऊंची बिल्डिंग के बराबर। अब मैं कहता हूं आपसे कि बेटा 35वें माले पर मैं रहता हूं। क्या बोला मैंने आपसे? मैंने कहा बेटा 35वें माले पे मैं रहता हूं और मेरे को पानी की सप्लाई चाहिए नीचे से, तुम नीचे से पानी ऊपर भिजवा दोगे? आपने कहा कि अरे सर, मतलब नीचे के फ्लोर से 35वें माले तक हमको पानी भेजने के लिए बड़ी भारी मोटर इस्तेमाल करनी पड़ेगी, बड़े हॉर्स पावर की मोटर, जो आपके पानी को इतना फ्लो से भेजेगी वो 35 फ्लोर तक पानी ऊपर चला जाए। सच है कि नहीं है? उसमें क्या करना पड़ेगा? उसमें बिजली खर्च होगी, आपको बड़े पैमाने पे आपको जो है वो इलेक्ट्रिसिटी खर्च करनी पड़ेगी। भाई बॉम्बे में जो बिल्डिंग्स हैं, कई बिल्डिंग ऐसी है जो 78 फ्लोर, 80 फ्लोर, 85 फ्लोर ऐसी बिल्डिंग है। जब आप न्यूयॉर्क जाएंगे ना कभी, तो आपको समझ में आएगा कि वहां पे न्यूयॉर्क के अंदर हिल्टन नाम का एक होटल है, वहां मैं एक बार स्टे किया था। मेरे को रूम एलोकेट हुआ, वहां पे जो रूम था उसमें कि भाई रूम नंबर आपको, तो मैंने पूछा उससे कि भाई रूम नंबर क्या था? तो रूम नंबर था, वो रूम नंबर था वहां पे कि भाई आपका जो रूम नंबर है वो है 1123। मैंने कहा ये क्या नंबर है के? मालूम चला कि वो रूम नंबर जो है बेसिकली वो है कि आपका रूम नंबर जो है वो 23 जो है रूम नंबर है आपका 111वें माले पर। तो कई बार ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं होटल में रूम नंबर, ठीक है। जैसे लिखते हैं वो 205 रूम नंबर लिखा आपने इंडिया में, मतलब दूसरे माले पर 5वां रूम आपका है, तो वहां पे 111। मैंने कहा 111 12वीं मंजिल पे है। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। खिड़की से देखा सब छोटा छोटा नजर आ रहा है, मतलब वहां बड़ी बड़ी बिल्डिंगें देखने मिलती है आपको। डॉक्टर बनेंगे, आपको अमेरिका जाने का, सब जगह जाने का मौका मिलेगा आपको कि अच्छे डॉक्टर बनना, लेकिन हाँ भैया पढ़ लिख के ना, ठीक है, मतलब पढ़ना, एमबीबीएस करना, पीजी करना, सब कर रहा के अच्छे से प्रैक्टिस करना, एक्टिव रहना, ठीक है, थोड़ा रिसर्च तरफ भी इंटरेस्ट लेना, है ना। थोड़ा पैसा कमाए चलेगा, नाम कम नहीं होना चाहिए, नाम बड़ा हो रहना चाहिए, ठीक है। तो पैसा तो किसी के पास भी हो सकता है, नाम किस्मत वालों के पास होता है,
ठीक है, चलिए, तो अभी मैं आपसे बोल रहा हूं कि 35 मंजिला ऊंची बिल्डिंग में पानी भेजने के लिए आपको बिजली खर्च करनी पड़ेगी, बहुत सारा एनर्जी रिसोर्स खर्च करना पड़ेगा। अब यहां पर क्या, इस पेड़ को तो पानी ऊपर पत्तियां देखो, इसमें देखा पत्तियां कहां है, कितने ऊंचाई पर पत्तियां लगी हुई हैं, इसमें यहां तक पानी भेजना है, बिजली नहीं है इसके पास में, कोई 50-60 लोग मिलकर पंप चला रहे हो वो भी नहीं है यहां पर, कैसे? बड़ा क्वेश्चन उठ गया दिमाग में। तो अरे भाई, ये तो मतलब आज अभी तक कभी सोचा ही नहीं हमने, ये तो बड़ा क्वेश्चन मार्क है। तो कि यदि हमको कोई बोल देना कि 10 मंजिल तक पानी लेके जाओ, हम बोलेंगे भाई हम हाथ में बाल्टी लेके तो नहीं जा रहे ऊपर, एक आध मंजिल होती, पिताजी बोलते 1 या 2 मंजिल, मम्मी बोलती पहुंचा देते, बहन बोलती तो चलो 3 मंजिल तक पहुंचा दिया, कोई और बोलता कष्ट उठा के 6 या 7 मंजिल तक पहुंचाए थे, और उसके बाद कोई 15-20 मंजिलें बोलता तो भैया तुम कोई भी हो हम नहीं पहुंचाएंगे, ठीक है, अब हमारे बस की बात नहीं है। तो कुल मिला के बात यह है कि इतने ऊंचे जगह पे, तो कई आप सोचिए साइंटिस्ट को यही चीज समझ में आई कि यार हम यदि खुद प्रयास करते हैं इतनी तमाम टेक्नोलॉजी के बावजूद, तो हमको इतना एनर्जी खर्च करना पड़ता है, ये कैसे करता है? क्या इसके अंदर बिजली बनती है? हार्ड भी नहीं इसके पास में, जैसे हमारे अंदर की कोई कुछ पूरा पेड़ हिल रहा हो, ऐसे जम जम के हार्ट उसका पेड़ का, हट जाओ दूर हट जाओ, पेड़ का हार्ट यदि पास में आए तो अंदर चले जाओगे इसके, वो भी नहीं है। फिर कैसे? फ्रॉम दिस पॉइंट आइडिया कम्स कि भैया जानने की कोशिश तो करो कि ये पानी ऊपर तक जा कैसे रहा है, कैसे जा रहा है। जो चीज को सामान्य रूप से देख रहे थे हम, उसमें हमने सोचा कि यार हम इस काम को करेंगे तो कैसे करेंगे। ठीक, हम देख रहे हैं ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का सीन देख रहे हैं, उनके वंडरफुल फॉरेस्ट के, दुनिया की सबसे अच्छी जगह जहां पे एक अजीब सी शांति है। कभी ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जाने का मौका मिले, किसी से बात मत करना, चुपचाप से एक जगह जाके बैठना और सुनना फॉरेस्ट क्या कहने की कोशिश कर रहा है आपसे। पानी की गिरने की आवाज आएगी, चिड़ियाओं की आवाज आएगी, पत्तों की आवाज आएगी। द बेस्ट म्यूजिक इन द वर्ल्ड, इवन जस्टिन बीबर कैन नॉट, वो नहीं बना सकता जस्टिन बीबर, ठीक है। जस्टिन बीबर जैसे बड़े लोग जो है, जो बड़े संगीत के ज्ञानी, बड़ा भारी नाम जिनका के AR रहमान, ये कोई भी क्रिएट नहीं कर सकते। प्रकृति का अपना एक म्यूजिक है, इतना सुंदर है, इतना अच्छा है, आप समझ गए कितना अच्छा है, ठीक है। तो हम देख सकते हैं एक सीन में, तो ये सब कुछ क्या, यही तो प्रकृति है। तो अब हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि यार देखो ये जो वाटर है इतनी ऊपर, जैसे ये जो पेड़ है, ये झरने की तुलना में हम कंपेयर कर रहे हैं कि हमने कहा ऊंचा, काफी ऊंचा पेड़ है, इससे कैसे पानी ऊपर जाता होगा इसके अंदर, ठीक है। अब इसका मतलब ये हुआ, अब एनसीईआरटी क्या लिखता है, प्लांट नीड टू मूव मॉलिक्यूल ओवर वेरी लॉन्ग डिस्टेंसेस। उसने बोल दिया साफ साफ कि भैया जो तुम्हारे गीतेंद्र सर कह रहे हैं ना, ये गलत नहीं बोल रहे हैं, ये बिल्कुल सही बोल रहे हैं कि पौधों को जो है वो बड़ी लंबी ऊंचाई तक जो है, वो लंबे डिस्टेंस तक जो है वो मॉलिक्यूल को मूव करना पड़ता है, कि मच मोर देन एनिमल डू, एनिमल की तुलना में भी ऊपर, ठीक है। एंड ऑल्सो दे डू नॉट हैव ए सर्कुलेटरी सिस्टम इन प्लेस, के उनके पास सर्कुलेटरी सिस्टम भी नहीं है। तो इसलिए पढ़ लो फिजियोलॉजी कि कैसे ये काम होता है, क्लियर। वाटर टेकन अप by the root has to reach all parts of the plant up to the very tip of the growing stem। कि आप सोचिए कि सबसे टॉप तक वाटर को पहुंचाना होता है, कि जमीन से लेके, कहां से, वाटर जमीन से लेके, ठीक है, ऊपर तक पहुंचाना होता है। मतलब अब क्या क्या इन्वॉल्व हो गया इसके अंदर, इसके अंदर इन्वॉल्व हो गया वाटर का एब्जॉर्प्शन, ठीक है, वाटर का एसेंट, ऊपर क्यों चढ़ना, अपवर्ड, एसेंट का मतलब है अपवर्ड कंडक्शन, ठीक है। एंड हाउ द फोर्स इज क्रिएटेड, कि फोर्स कैसे क्रिएट होता है, ये जो ऊपर वाटर को खींचता है उसके लिए, के वो सब चीजों पर बात करेंगे हम, ठीक है। चलिए, हम इतना जानते हैं कि हमने जो है वो देखा बकायदा प्लांट। और अब देखो ये बात भी क्लियर, कई लोगों ने, ये शुरू के लोग तो जो है वो, कई बार कुछ लोग बड़े भारी ज्ञानी होते हैं, जैसे अभी हाल ही में किसी ने बोला, वो मैं नाम नहीं लूंगा, किसी जो है वो बड़े भारी मंत्री महोदय ने बोला गाय सबसे पवित्र एनिमल है,
कोई डाउट नहीं, कोई डाउट नहीं कि इंडिया में गाय को पूछते भी है, इसमें कोई संदेह नहीं। चलिए मान लिया हमने, ऐसा एनिमल है जो केवल ऑक्सीजन रिलीज करता है। अब ये तो नहीं मानेंगे यार हम, ये तो हम नहीं मानेंगे हम कि जो है गाय जो है वो ऑक्सीजन को रिलीज भी करती है। फिर किसी ने, ज्ञानी ने बताया कि गाय में आगे से पीछे हाथ फेरोगे ना तो ब्लड प्रेशर कम होगा आपका, उल्टा फेर दोगे तो बीपी बढ़ जाएगा आपका। अब ये भी नहीं मानेंगे हम कि हाथ फेरने से हमारे ब्लड प्रेशर पर असर पड़ेगा उसमें। मतलब कुछ तो लॉजिक चाहिए ना यार, कि हम हर चीज मानने तैयार है दोस्त, लेकिन विज्ञान का कुछ थोड़ा बहुत तो एक आध सूत्र तो रख दो उसके अंदर कि हम उस यकीन को मान लें। एकदम एकदम हम जो है वो, तो देखो अब लोगों ने बोल दिया पहले, अरे ये इतना ऊंचा पेड़ है ना, ये बादलों से पानी लेता है, कहां दिमाग लगा रहे हो, चुपचाप से कोई और काम करो, यही काम बचा तुम्हारे पास में। वैज्ञानिकों ने पूछा कि भैया ये तो 350 फीट ऊंचा पेड़ है, कैसे पानी ले जाता होगा इसमें, वाटर कैसे जाता होगा ऊपर। तो दो चार साइंटिस्ट थे, उन्होंने बोला अरे देख रहे बादल बादल ऊंचे होते हैं, थोड़ा बादल बादल पास से निकला तो पानी वहीं से ले लिया, डायरेक्ट खींच लिया वहीं के वहीं, स्पंज के समान, कहां दिमाग लगा रहे हो। वैज्ञानिकों ने कहा भैया हम छोटा सा प्रयोग तुमको करके दिखा रहे हैं, देख लो, ठीक है, देख लो गौर से। वाटर कंटेनिंग इयोसिन, पानी के अंदर इयोसिन नाम का डाई है, रूट का एक हिस्सा काट के उसको प्लांट को अंदर डिप किया गया, फ्लावर के अंदर रेड कलर दिखने लगा। जो इयोसिन डाई का कलर था, फ्लावर पहले व्हाइट था, ये फ्लावर पहले व्हाइट था, अब इयोसिन डाई का कलर फ्लावर के अंदर चला गया, उसके वाटर तक के कलर हो गया फ्लावर। मतलब ये है कि भैया बादल से पौधा पानी नहीं लेता है, आसमान से पानी नहीं लेता है, वो जरूर वो जमीन से ही पानी लेता है वो, ठीक है। ये बातें बतानी पड़ती है लोगों को, तब तो जो है वो तो ध्यान देता है। नहीं तो पहले के जमाने में लोगों को इस बात पे भी, आपको पता है कई लोगों को जो है इस बात पर भी मार दिया गया था पहले, कि उन्होंने बोल दिया पृथ्वी गोल, गैलीलियो ने बोल दिया, कोपरनिकस ने, पृथ्वी गोल है और पृथ्वी जो है वो सूर्य के चक्कर लगा रही है। लोगों ने बोला आंखों देखी बात को झुटला रहा है आदमी, रोज पूरब से निकलता सूर्य पश्चिम को जाता है, हम तो यहीं खड़े रहते हैं, घूमता सूरज है, ये बोल रहा पृथ्वी घूम रही है। ऐसे पागल को जिंदा रहने का अधिकार नहीं है। लोगों को इस बात पे भी मार दिया गया एक जमाने में। किसी ने बोल दिया पृथ्वी गोल है, लो कैसी बात करता है, चपटी पृथ्वी पे हम सब घूम रहे हैं चौकोर चौकोर पे, आज तक कोई गिरा कि पृथ्वी गोल बोल रहा है पृथ्वी को। जो आपको नॉलेज मिल रहा है ना, ये नॉलेज को प्राप्त करने में कई सारे लोगों ने बहुत बड़े बड़े बलिदान दिए, तब जाके लोग ये नॉलेज सामने आया है। चलिए आप बोलोगे सर इतनी इतनी कहानी सुनाओगे तो कैसे आगे पढ़ाओगे, मैं आपसे कह रहा हूं कि लेक्चर नंबर 1 में तो हम कह लो पूरा ओरिएंटेशन करते हैं, चैप्टर क्या है वो, दी फोटोसिंथेसिस और फूड synthesized by the leaves has also to be moved to all parts including the root tip embedded deep inside the soil। अब देखो बेटा बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि एंड जो फूड है वो लीफ में बनता है, लीफ जो होती है वो किचन ऑफ द प्लांट होती है, लीफ जो होती है वो पौधे का किचन होती है कि वहां पे फूड बनता है और वहां से बना हुआ फूड पूरी बॉडी में ट्रांसफर होता है कि तो फूड का ट्रांसलोकेशन, जो कंडक्शन होता है बेटा फूड और वाटर का, चूंकि वो बड़े एरिया में होता है, बड़े एरिया में होता है, उसके लिए हम ट्रांसलोकेशन वर्ड यूज करते हैं। तो फूड का जो ट्रांसलोकेशन होता है वो मल्टी डायरेक्शन होता है, क्योंकि फूड को ग्रोइंग शूट टिप की ओर भी भेजना होता है, जो शूट टिप तने का सिरा ग्रो कर रहा है उसको भी फूड की रिक्वायरमेंट है, जो जड़ जमीन के अंदर ग्रो कर रही है उसको भी फूड की रिक्वायरमेंट है, हर हिस्से को फूड चाहिए। तो मल्टी डायरेक्शन में फूड का ट्रांसलोकेशन होता है। वाटर का ट्रांसलोकेशन एक दिशा में होता है, वाटर हमेशा जमीन से आएगा और टू टिप की ओर भेजेंगे, वाटर का ट्रांसलोकेशन हमेशा जो है ऊपर की ओर होता है, ठीक है, अपवर्ड कंडक्शन होता है। मूवमेंट अक्रॉस शॉर्ट डिस्टेंसेस से विद इन द सेल, अक्रॉस द मेम्ब्रेन्स एंड फ्रॉम सेल टू सेल विद इन द टिश्यू हैज आल्सो टेक प्लेट के। अब ये जो मूवमेंट होते हैं वो कैसे होते हैं, ये मूवमेंट होते हैं डिफ्यूजन से होते हैं, ये मूवमेंट किससे होते हैं, ऑस्मोसिस से होते हैं, ये मूवमेंट किससे होते हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट से होते हैं, ठीक है, ये मूवमेंट किससे होते हैं, ये मूवमेंट फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन से होते हैं, ठीक है। मतलब शॉर्ट डिस्टेंस कि सेल टू सेल भेजना है किसी केमिकल को, ठीक है, दो सेल के बीच में केमिकल एक्सचेंज करना है, एक सेल के अंदर केमिकल को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो ये सारी प्रोसेस में जो है दूसरी प्रोसेस प्रक्रियाएं डिफ्यूजन ऑस्मोसिस ये सब इन्वॉल्व होती हैं इसमें, ठीक है। तो देखिए
इस इमेज को ध्यान से देखिए, आप देख रहे हो फोटोसिंथेसिस जो है वो कहां हो रहा है, वो लीफ में हो रहा है। फिर आप लीफ से जो येलो रंग का एरो बना हुआ आप देखिए, वो रूट की ओर भी जा रहा है, वो शूट की ओर भी जा रहा है, फल की ओर जा रहा है। ठीक है, यानी जो फूड है वो फ्रूट की ओर भी जा रहा है, वो शूट टिप की ओर भी जा रहा है। ठीक है, हर जगह जहां जहां फूड की रिक्वायरमेंट है, हर पॉसिबल जगह पर फूड पहुंच रहा है। मतलब ये हुआ कि जो फ्लोएम से जो फूड कंडक्शन है वो मल्टी डायरेक्शनल होता है बेटा, है ना। फ्लोएम वो हिस्सा होता है कंडक्टिंग पार्ट का जो फूड को कंडक्ट करता है, के भोजन को कंडक्ट करता है, फूड को, ऑर्गेनिक सॉलिड्स को या फूड को कंडक्ट करता है। पौधों में, प्लांट में फूड का कंडक्शन सुक्रोज के फॉर्म में होता है। पौधों में फूड का कंडक्शन सुक्रोज के फॉर्म में होता है, प्लांट्स में फूड का कंडक्शन सुक्रोज के फॉर्म में होता है। ठीक है, अब गौर से देखिए, आप ब्लू कलर का एरो देखिए, वाटर एंड मिनरल्स मिट्टी से लिए जाते हैं, और ये देखिए आप इसका एरो देखिए, ये सीधा एरो ऊपर की ओर जा रहा है, मतलब एक ऊपर की ओर जा रहा है और साथ में रेडियल कंडक्शन में हो रहा है, तो मतलब अपवर्ड कंडक्शन के, मतलब जो जाइलम है ये वाटर और मिनरल के कंडक्शन में इन्वॉल्व है, और ये बेसिकली यूनी डायरेक्शन होता है, हमेशा डाउनवर्ड टू अपवर्ड, नीचे से हमेशा हमेशा अपवर्ड होगा, ऊपर की ओर होगा, नीचे से हमेशा ऊपर की ओर होगा। ठीक है, क्लियर? ठीक है बेटा, देखा आपने? Hi, sorry to disturb you in between lecture. But it's important to inform you. You should download Biomentors app from Google Play Store. We need your support, so please take subscription to become an official commando of Biomentors. Bye bye. Continue your lecture. When we talk on the movement of substances, we need first to define what kind of movement we are talking about and what substance we are looking at. ठीक है, याद रखिए, जब भी कभी आप ट्रांसपोर्ट ऑफ प्लांट की बात करते हैं, आप ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स की बात करते हैं आप, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि कितना डिस्टेंस की बात कर रहे हैं आप, ठीक है, किस सब्सटेंस कर रहे हैं आप, ठीक है, यानी कौन सा सब्सटेंस है, कितना डिस्टेंस है, ठीक है, एंड व्हाट काइंड ऑफ मूवमेंट के, यानी किस तरह का मूवमेंट है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये एक बेसिक क्राइटेरिया है इसका। ठीक है, चलिए, इन ए फ्लावरिंग प्लांट द सब्सटेंसेस दैट वुड नीड टू बी ट्रांसपोर्टेड आर, अब क्या क्या सब्सटेंस जो है प्लांट में ट्रांसपोर्ट होता है, देखिए, वाटर, मिनरल न्यूट्रिएंट, और जो फूड है ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट, जो फूड है बेसिकली क्या है, ये फूड होता है बेटा, एंड द प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स के, जिन्हें हम प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर बोलते हैं, ठीक है, जो कि फाइटो हार्मोन्स होते हैं ये। ठीक है, यानी पौधों में बेसिकली हम किसके कंडक्शन की बात कर रहे हैं, कि वाटर के कंडक्शन की बात करें, कैसे उसका ट्रांसपोर्ट होता है उसकी बात कर रहे हैं, मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है विद वाटर होता है उसकी बात कर रहे हैं हम, ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट मतलब हम फूड का ट्रांसलोकेशन कैसे होता है उसको समझेंगे हम, और प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर फाइटो हार्मोन कैसे होते हैं उसकी बात करेंगे हम। ठीक है, फिर स्मॉल डिस्टेंसेस मैंने आपको कहा था उसके लिए डिफ्यूजन काम करता है, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग से सेल के अंदर, यदि सेल के अंदर भेजना है तो साइटोप्लाज्म घूम रहा होता है लगातार विद द हेल्प ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल। कहां पढ़ा है इसको हमने, साइटोलॉजी में पढ़ा हमने, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में पढ़ा हुआ है कि सेल के अंदर साइटोप्लाज्म को लगातार मूव हो रहा होता है यूकैरियोटिक सेल में, और माइक्रोट्यूब्यूल इसमें रोल प्ले करते हैं, इसको साइक्लोसिस या स्ट्रीमिंग मूवमेंट कहते हैं। ठीक है, ठीक, और सेल को कुछ केमिकल सेल में अंदर लेने हैं या अंदर से कुछ बाहर निकालने हैं तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट भी रोल प्ले करता है। ठीक है, तो ये तो क्या हो गए, दिस ऑल इज फॉर द शॉर्ट डिस्टेंस, ये सब कुछ छोटी दूरी के लिए होगा ये। ठीक है ना बेटा।
फिर ट्रांसपोर्ट ओवर लॉन्गर डिस्टेंस, लंबी दूरी की बात करें, और जाइलम और फ्लोएम इन्वॉल्व उसमें, जो कि वेस्कुलर टिश्यू होते हैं। याद रखिएगा, जाइलम और फ्लोएम वेस्कुलर टिश्यू होते हैं, संवहनी ऊतक होते हैं। और ये वेस्कुलर टिश्यू में जाइलम क्या होता है बेटा, वाटर और मिनरल का कंडक्शन करता है, और फ्लोएम जो होता है फूड का कंडक्शन करता है। हम उससे जुड़े एक्सपेरिमेंट के ऊपर ही बात करेंगे हम, ठीक है। जाइलम जो होता है वाटर और मिनरल कंडक्शन करता है, और फ्लोएम जो होता है वो फूड का कंडक्शन करता है, ठीक है। तो ये लंबी दूरी तक जब हम भेजते हैं तो उसके लिए हम ट्रांसलोकेशन वर्ड का यूज करते हैं, ठीक है बेटा। उसके लिए हम मतलब ट्रांसलोकेशन का मतलब क्या है, लॉन्गर डिस्टेंस के, लंबी दूरी तक सब्सटेंस को भेजना, ठीक है ना, क्लियर। मतलब सेल टू सेल वाटर गया, डिफ्यूजन ऑस्मोसिस रोल प्ले करेगा, और वाटर रूट से शूट की ओर गया है तो ट्रांसलोकेशन की बात करेंगे हम, ठीक है, क्लियर। एन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट दैट नीड टू बी कंसिडर्ड इज द डायरेक्शन ऑफ द ट्रांसपोर्ट के, एक बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट वो है डायरेक्शन ऑफ ट्रांसपोर्ट के। मैंने अभी आपसे कहा रूटेड प्लांट में ट्रांसपोर्ट इन जाइलम, जाइलम से ट्रांसपोर्ट होता है वो वाटर का होता है और मिनरल्स का होता है, और वो हमेशा एक दिशी होता है, वो रूट से स्टेम की होता है। कभी भी वाटर स्टेम से रूट की ओर नहीं आता है, क्या हमेशा रूट से स्टेम की ओर जाता है। दैट इज द यूनिडायरेक्शनल, अभी मैंने आपको बताया, ठीक है। और जबकि ऑर्गेनिक सॉलिड जो होते हैं और कुछ मिनरल न्यूट्रिएंट होते हैं जो ऑर्गेनिक सॉलिड के साथ प्रेजेंट होते हैं, जब उनके ट्रांसलोकेशन की बात करेंगे हम तो वो मल्टी डायरेक्शन होता है। अब आप बोलोगे ये मिनरल न्यूट्रिएंट कहां से आए और इनमें फर्क क्या है। देखो बेटा, जो मिनरल न्यूट्रिएंट प्राइमरी, जिनका जो है वो प्राइमरी लेवल पे एब्जॉर्प्शन होता है, जो प्राइमरी लेवल पे मिनरल न्यूट्रिशन मिट्टी से, सॉइल से लिए जाते हैं ना, वो यूनिडायरेक्शनल जाते हैं। अब जैसे कि आयरन पार्टिकल है या कोई भी मिनरल न्यूट्रिएंट जो लिया है प्लांट ने, जमीन से लिया है, सॉइल से लिया है, विथ वाटर लिया है, वो एक दिशा में जाएगा। अब एक लीफ थी, उस लीफ में मिनरल न्यूट्रिएंट इकट्ठा हो गया, लेकिन क्या हुआ, अब वो लीफ ओल्ड होने लगी है, खत्म होने वाली वो लीफ, ओल्ड एज की हो गई लीफ, गिरने वाली है, तो उसके मिनरल डिस्ट्रॉय नहीं होंगे। उसको जो प्लांट होता है ना, प्लांट वो उसको रिलोकेट करेगा, वो उसके अंदर क्या होगा, जब एजिंग होगा ना तो उसके मिनरल्स को निकाल ले जाएगा वहां से, और निकाल के उसको कहीं और भेज देंगे, जहां पे जरूरत होगी वहां भेज देंगे। मतलब जो मिनरल एलिमेंट होते हैं वो भी दो तरह के होते हैं, एक जो मोबिलाइज हो सकते हैं और एक मोबिलाइज नहीं हो सकते। जैसे कैल्शियम है, उसे मोबिलाइज करना कठिन काम होता है, तो कई मिनरल आयन ऐसे होते हैं जिनकी मोबिलिटी कम होती है, नहीं होती है, उनको मूव आप नहीं कर सकते। पर नाइट्रोजन है, उसे आप इजीली मूव कर सकते हो, तो कई ऐसे जिनको आप इजीली मूव कर सकते हो, तो वो विड्रॉ करके उसको, तो ऐसे मिनरल जो होते हैं वो सेकेंडरी तौर पे वहां से निकल के कहीं और पहुंच गए, तो यहां पे मल्टी डायरेक्शन आ गया, ठीक है, क्लियर। देखिए आप ना, फ्लोएम मल्टी डायरेक्शन करता है और जाइलम जो यूनिडायरेक्शनल फ्लो के लिए, ट्रांसलोकेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, क्लियर, ठीक है। देखा आपने। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स सिंथेसाइज इन द फोटोसिंथेटिक लीव्स को हम बोलते हैं फिजियोलॉजी में सोर्स बोलते हैं, कि यहां पे फूड बन रहा होता है, ठीक है। आर ट्रांसपोर्टेड टू ऑल अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट इंक्लूडिंग द स्टोरेज ऑर्गन, इन्हें हम सिंक बोलते हैं, जहां पर फूड इकट्ठा होता है या इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो फूड जो, तो इसका मतलब फूड का ट्रांसलोकेशन हमेशा सोर्स से सिंक की, फूड का ट्रांसलोकेशन हमेशा सोर्स से सिंक की ओर होता है, और ये थ्रू फ्लोएम होता है, ठीक है, याद रखना, ठीक है। सोर्स का मतलब क्या है बेटा, फोटोसिंथेटिक लीव्स, जहां पर फूड बन रहा होता है वो सोर्स होता है, ठीक है। वहां से फूड को बनाकर उन जगह पर भेजते हैं जहां पे वो ग्रोइंग सिरे होते हैं, यहाँ पे फूड को कंज्यूम किया जाता है या फूड को स्टोर किया जाता है, ठीक है। फिर स्टोरेज ऑर्गन में फूड इकट्ठा होता है, जरूरत पड़ने पे इस फूड को फिर से री एक्सपोर्ट कर सकते हैं, वहां से निकाल के हम दोबारा से इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। द मिनरल न्यूट्रिएंट आर टेकन अप, देखो जो मैं आपसे कह रहा था वो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, द मिनरल न्यूट्रिएंट आर टेकन अप बाय द रूट्स एंड ट्रांसपोर्टेड अपवर्ड इनटू द स्टेम, लीफ एंड ग्रोइंग रीजन के। देखिए मिनरल न्यूट्रिएंट होते हैं उनको जड़ों से लिया जाता है और उनको अपवर्ड डायरेक्शन में, स्टेम में, लीफ में, ग्रोइंग रीजन में ट्रांसपोर्ट कर देते हैं। फिर देखिए दूसरा पॉइंट लिखा है यहां पे, व्हेन एनी प्लांट पार्ट अंडरगोज सीनेसेंस, मतलब होता है एजिंग, ठीक है। जब कोई हिस्सा एजिंग में होता है, खत्म होने को होता है, ठीक है, न्यूट्रिएंट में भी विड्रॉन, तब उसके न्यूट्रिएंट निकाल लेते हैं फ्रॉम सच रीजन, ऐसे हिस्से से, और उनको ग्रोइंग पॉइंट की ओर भेज देते हैं। आई बात समझ में, ठीक है।
ऐसे जो मिनरल न्यूट्रिएंट होते हैं वो मोबाइल मिनरल एलिमेंट्स कहलाते हैं, ठीक है, जो मूव कर सकते हैं। ये छोटी छोटी बातें जो आपको बतला रहा हूं ना, ये सब एनसीईआरटी में और एग्जाम के क्वेश्चन है ऑलरेडी। देखिएगा उठा के एमसीक्यू बुक के, सब पूछा जाता है बेटा एग्जाम में के, कुछ भी मैं आपको इररिलेवेंट नहीं बता रहा हूं बेटा, सब कुछ रिलेवेंट है, 100% रिलेवेंट है, ठीक है। फिर हार्मोन्स और प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स एंड अदर केमिकल सिग्नल्स आर आल्सो ट्रांसपोर्टेड थ्रू ए वेरी स्मॉल अमाउंट, दो इन वेरी स्मॉल अमाउंट के, जो भी देखिए हार्मोन्स बड़ी मात्रा में नहीं निकलते, जो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स हैं, जो फाइटो हार्मोन्स हैं, कुछ केमिकल्स हैं जो फ्लावरिंग में हेल्प करते हैं, इस तरह के जो केमिकल होते हैं ये भी जो है वो ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं, कि कम मात्रा में होते हैं पर इनको ट्रांसपोर्ट जरूरी होता है। और समटाइम्स स्ट्रिक्टली पोलराइज और यूनिडायरेक्शनल मैनर फ्रॉम वेयर दे आर सिंथेसाइज्ड टू द अदर पार्ट के। जैसे हम बात करते हैं कि जो साइटोकाइनिन फाइटो हार्मोन है वो रूट से शूट की ओर ट्रांसफर होता है, हमेशा रूट से वो शूट की ओर जाता है। ऑक्सिन सेल टू सेल डिफ्यूजन करके आगे बढ़ता है, फाइटो हार्मोन ऑक्सिन सेल टू सेल डिफ्यूजन करके आगे बढ़ता है। साइटोकाइनिन जाइलम के थ्रू मूव करता है। तो मतलब फाइटो हार्मोन भी अलग अलग तरीके अपनाते हैं। इथाइलिन ऐसा फाइटो हार्मोन है जहां जरूरत पड़ती है वहां बनने लगता है और गैसेस फॉर्म में ट्रेवल करता है, वो डिफ्यूज करता है गैसेस फॉर्म में, जहां से निकलता है वहां पे इफेक्ट अपना केमिकल इफेक्ट देता है, ठीक है। इसका मतलब कुल मिला के ये बात हो गई, ए फ्लावरिंग प्लांट देयर इज ए कॉम्प्लेक्स ट्रैफिक ऑफ कंपाउंड के। अब हमें बात समझ में आई कि हमने कहा कि इसका मतलब यह हो गया कि एक फ्लावरिंग प्लांट में जो भी केमिकल कंपाउंड प्रेजेंट हैं, चाहे वो मिनरल न्यूट्रिएंट की बात करें हम, फूड की बात करें हम, फाइटो हार्मोन्स की बात करें हम, ग्रोथ रेगुलेटर्स की बात करें हम, वे सब के सब जो है वो अलग अलग दिशाओं में लगातार मूव कर रहे होते हैं। और ये सब कुछ रैंडम नहीं होता है, दिस ऑल इज नॉट रैंडम, इट इज वेरी वेल कंट्रोल्ड, प्रिसाइजली कंट्रोल होता है इसके, बट प्रॉब्ली वेरी ऑर्डरली। देखिए वेरी ऑर्डरली का मतलब क्या है बेटा, बिल्कुल एक निश्चित क्रम में होता है, मूविंग इन डिफरेंट डायरेक्शन, अलग अलग दिशाओं में जाते हैं, ईच ऑर्गन रिसीविंग सम सब्सटेंस एंड गिविंग आउट सम अदर के। हर ऑर्गन कुछ सब्सटेंस को लेता है, कुछ को रिलीज करता है, वहां पे कुछ को कंट्रीब्यूट करता है, और ऐसे पूरा का पूरा प्लांट का लाइफ जो है वो चल रहा होता है। इसका मतलब ये है कि प्लांट जो है उसके जीवन में ट्रांसपोर्ट का बड़ा इंपॉर्टेंस है, क्योंकि यदि ट्रांसपोर्टेशन नहीं होगा ना तो नॉर्मल प्लांट पार्ट फंक्शन, नॉर्मल फंक्शनिंग वो नहीं कर पाएंगे। अब बात आती है प्लांट वाटर रिलेशन की। व्हाई दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट? कारण उसके पीछे ये कि वाटर प्लांट बॉडी का मेजर पार्ट होता है, एंड एक एनिमल सेल और एक प्लांट सेल में यदि आप कंपेयर करेंगे ना तो प्लांट सेल इज हैविंग मोर वाटर कंटेंट, प्लांट सेल इज हैविंग मोर वाटर कंटेंट, क्योंकि प्लांट सेल में, एक मैच्योर प्लांट सेल में बड़ा सा सेंट्रल वैक्यूल होता है जिसमें मेनली वाटर भरा होता है, ठीक है। प्रकृति ने ऐसा क्यों किया? क्योंकि देखिए हमारी एनिमल सेल में पूरा का पूरा सेल के अंदर प्रोटोप्लाज्म भरा हुआ है, ऑल लिविंग कंटेंट। प्लांट सेल में बीचों बीच बड़ा सा सेंट्रल वैक्यूल है और लिविंग कंटेंट प्रोटोप्लाज्म केवल पेरीफेरी में प्रेजेंट है वहां पे। ऐसा इसलिए क्या? यदि प्रकृति में नेचर में प्लांट के अंदर भी एनिमल के समान पूरा प्रोटोप्लाज्म सेल के अंदर भरा होता ना, तो उस प्रोटोप्लाज्म को मेंटेन करने के लिए, उसको बनाने के लिए पौधों को अधिक एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती। पौधों को अधिक एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती तो पौधे अधिक फूड कंज्यूम करते, पौधे अधिक फूड कंज्यूम करते तो फूड कम बचता तो बाकी एनिमल का क्या होता? तो ईश्वर ने बनाया ऐसा कि प्लांट्स बड़ी मात्रा में फूड का प्रोडक्शन करते हैं पर थोड़ी सी मात्रा में खुद यूज करते हैं, क्योंकि उनकी सेल के अंदर मेजर हिस्सा तो प्रोटोप्लाज्म के बजाय वाटर का है। यदि आप एक प्लांट सेल को देखोगे ना, तो मैंने कहा ये सेल वॉल है, ये सेल वॉल हो गया इसका, ठीक है। फिर मैंने कहा ये सेल मेम्ब्रेन हो गया इसका, ठीक है। फिर बीचों बीच ये बड़ा सा सेंट्रल वैक्यूल हो गया, सेंट्रल वैक्यूल की मेम्ब्रेन टोनोब्लास्ट की, ये सेंट्रल वैक्यूल हो गया, ठीक है। अब आप देखो ये बीच वाले हिस्से में यहाँ पे क्या भरा है? पूरे में वाटर भरा हुआ है, वाटर सम डिसॉल्व्ड मिनरल एंड पिगमेंट्स, ठीक है। प्रोटोप्लाज्म कहां पर है? जो लिविंग कंटेंट है प्रोटोप्लाज्म वो पेरीफेरी में है, ठीक है। और यही यदि एनिमल सेल होती तो पूरी एनिमल सेल में यहां पे पूरी में प्रोटोप्लाज्म भरा हुआ है, ठीक है। फर्क है, इस वाटर के होने से बड़ा एनर्जी खर्च होना कम हो गया।
तो इसका मतलब वाटर कंटेंट प्लांट सेल के अंदर अधिक होता है एज कंपेयर टू एनिमल सेल के। तो वाटर प्लांट सेल में हम देखें तो नॉर्मली प्रोटोप्लाज्म की बात भी करें ना हम, तो 80 से 90% तो प्रोटोप्लाज्म के अंदर वाटर ही होता है। इसके अलावा सेंट्रल वैक्यूल जो है सेल सेप, पढ़ा है ना साइटोलॉजी में, सेल सेप इज द नॉन लिविंग कंटेंट, मैच्योर प्लांट सेल में बड़ा हिस्सा होता है, ठीक है। तो जब ऑस्मोटिक रिलेशनशिप और प्लांट सेल की बात करते हैं ना हम, तो बेसिकली जो वाटर प्लांट सेल के अंदर गया सेंट्रल वैक्यूल में अंदर गया, जो वाटर प्लांट सेल से बाहर निकला सेंट्रल वैक्यूल से बाहर निकला। समझ लेना बात कुछ, ठीक है ना। फिर वाटर जो होता है प्रोटोप्लाज्म में सॉल्वेंट के समान काम करता है, रिएक्टेंट के समान काम करता है और रिएजेंट के समान काम करता है। मतलब वाटर से अच्छा कोई मीडियम है ही नहीं है के, और इसलिए तो हम कहते हैं जल ही जीवन है। इसलिए तो बेटा हम कहते हैं कि जल ही जीवन है, वाटर इज द लाइफ, क्योंकि इट्स रिएक्टेंट, इट्स रिएजेंट एंड इट्स ए मीडियम, ठीक है। इट्स ऑल्सो मीडियम फॉर द बायोकेमिकल रिएक्शन के। इट मेंटेन टर्जिडिटी ऑफ द सेल। अब इसका मतलब क्या है, आपने कभी देखा है एक लीफ, नॉर्मल लीफ और एक मुरझाई हुई पत्ती को देखा आपने, एक विल्टिंग वाली पत्ती को, मुरझाई पत्ती को, मुरझाई हुई पत्ती जो है एकदम से जो है वो नीचे की ओर लटक जाती है पत्ती ओर के, क्यों? वाटर कम हो गया उसको। शाम को हम देखते हैं बगीचे में कह रहे पौधे मुरझा गए, हम बोलते हैं ना मुरझा गए, मतलब उनके अंदर का वाटर कंटेंट कम हो गया, तो पूरा प्लांट की लीफ ड्रूप्ड आउट होकर नीचे की ओर जो लटक जाती है लीफ उसकी। तो टर्जिडिटी का मतलब है कि प्लांट सेल के अंदर पर्याप्त मात्रा में वाटर प्रेजेंट है और प्लांट सेल जो है वो तनी हुई अवस्था में के, तनी हुई अवस्था में है, सोलोन कंडीशन में है, प्रॉपरली उसका शेप प्रेजेंट है, दैट इज द टर्जिड कंडीशन ऑफ द प्लांट सेल, ठीक है। ठीक, अब ये जो प्लांट सेल में टर्जिड कंडीशन है उसका फूला होना, उसके अंदर प्रॉपर वाटर का होना, व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट? बिकॉज इट इज इंपॉर्टेंट फॉर द सेल इनलार्जमेंट के। यदि प्लांट सेल टर्जिड नहीं होगी तो सेल के अंदर वाटर नहीं होगा, सेल ग्रो भी नहीं कर पाएगी, तो सेल के इनलार्जमेंट के लिए एसेंशियल होता है कि फिर प्लांट सेल का अपना एक फॉर्म होता है, रूप होता है, उसको मेंटेन करने में जरूरी होता है कि फिर आपके स्टोमेटा जो कि पौधों के लिए, जैसे हम बोलते हैं हमें सांस लेना है, हम नॉस्ट्रिल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, पौधों को सांस लेना होता है, गैसेस, पौधों को जब कभी प्लांट्स को गैसेस एक्सचेंज करना होता है, गैसी विनिमय करना होता है, तो क्या करते हैं वे स्टोमेटा का इस्तेमाल करते हैं। स्टोमेटा क्या होते हैं? दे आर दी डायनामिक पोर, दे आर द डायनामिक पोर्स के, ये गतिक छिद्र होते हैं दैट कैन ओपन एंड क्लोज, दिन में खुलते रात को बंद होते हैं, अधिकांश स्टोमेटा दिन में खुलते हैं रात को बंद होते हैं, ठीक है। गैसी विनिमय करते हैं, वाटर का लॉस इनसे वेपर्स के फॉर्म में होता है, ट्रांसपिरेशन कहते हैं, तो स्टोमेटा की ओपनिंग क्लोजिंग में टर्जिडिटी का रोल होता है, ठीक है। लीफ का जो मूवमेंट होता है वो भी टर्जिडिटी के अकॉर्डिंग होता है, ठीक है। फिर हम कहते हैं बेटा, हम कहते हैं कि ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ सम फ्लावर, कुछ फ्लावर का ओपनिंग क्लोजिंग में रोल प्ले होता है, ग्रोथ में इंपॉर्टेंट होता है, तो ये सब बातें हम करेंगे आगे कि कैसे ग्रोथ में रोल प्ले करता है टर्जिडिटी, कैसे ऑक्सीजन प्लांट ग्रोथ को करवाता है, ठीक है। तो मतलब नॉर्मल वाटर कंटेंट प्लांट सेल के लिए बड़ा जरूरी है यदि प्लांट को प्रॉपरली ग्रो करना है तो। यदि नॉर्मल वाटर कंटेंट प्लांट सेल को नहीं मिलेगा तो प्लांट ग्रो नहीं कर पाएगा, ठीक है। फिर बात करते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ परमिबिलिटी, पारगम्यता का। अब जब वाटर की बात आई है तो पानी, वाटर को प्लांट सेल के अंदर आना पड़ेगा, ठीक है। ज्यादा वाटर होगा तो अंदर से बाहर निकल जाएगा, कम वाटर होगा बाहर से अंदर ले लेंगे, ऑल डिपेंड्स अपॉन कि प्लांट सेल किस तरह के मीडियम में प्रेजेंट है। जब हम परमिबिलिटी की बात करते हैं मतलब यह हो गया, हमने ऑलरेडी आपको ये सब कुछ सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में बताया हुआ है कि मैंने आपसे कहा कि परमिबिलिटी की बात करते हैं मतलब कि कोई सब्सटेंस जो है वो मेम्ब्रेन के आर पर कैसे निकल पाता है उसकी बात कर रहे हैं, और ये किस बात पर डिपेंड करता है? इट डिपेंड्स अपॉन द साइज ऑफ पोर इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन के। प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे पोर का साइज क्या है? जनरली हम कहते हैं कि 1 से लेके 15 एंगस्ट्रॉम तक के मटेरियल जो है मेम्ब्रेन के आर पर आसानी से निकल जाते हैं, और हमें मालूम है कि जो भी आयंस होते हैं, आयंस कैन नॉट क्रॉस मेम्ब्रेन इजीली, उनको प्रोटीन चैनल की रिक्वायरमेंट होती है कि आयंस को यदि जो है मेम्ब्रेन के आर पार निकलना है तो दे नीड प्रोटीन चैनल, दे नीड दी जो है वो आयन चैनल की रिक्वायरमेंट होती है, उनको प्रोटीन, कैरियर प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है। वाटर के लिए स्पेसिफिक पोर होते हैं जो एक्वापोरिन्स कहते हैं, और जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डिसॉल्व होने वाले मिनरल्स होते हैं वो आसानी से आर पार निकल सकते हैं, एंड इट डिपेंड्स ऑन द साइज एंड द चार्ज ऑफ द मॉलिक्यूल ऑफ द सब्सटेंस। जो हैवी सब्सटेंस होगा बड़े साइज का होगा, धीमे से अंदर आएगा, स्लो डिफ्यूज होगा, लाइट होगा जल्दी डिफ्यूज होगा वो, ठीक है।
फिर मैंने आपसे कहा कि एक मेम्ब्रेन को हम कब क्या बोलेंगे बेटा, कब उसको बोलेंगे हम परमेबल, जब सारे के सारे सब्सटेंस के वाटर प्लस डिसॉल्व मिनरल दोनों आर पार निकल जाए यहां से के, मेम्ब्रेन के आर पार वाटर भी निकल सकता हो, डिसॉल्व मिनरल भी निकल सकता हो, मेम्ब्रेन को बोलेंगे परमेबल के। जब मेम्ब्रेन के आर पार ना तो वाटर निकल पाता हो ना मिनरल निकल पाता हो तो क्या बोलेंगे, इम्परमेबल बोलेंगे, अपारगम में बोलेंगे कि जब मेम्ब्रेन के आर पार केवल वाटर, मेम्ब्रेन आर पार केवल वाटर निकल पाता हो लेकिन कोई भी मिनरल आयन, कोई भी डिसॉल्व सॉलिड मेम्ब्रेन के आर पार नहीं निकल पाता हो, उसे बोलेंगे सेमी परमेबल बोलेंगे। ठीक है, अर्ध पारगम का मतलब क्या है बेटा, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का मतलब होता है ऐसी मेम्ब्रेन जो अपने आर पार केवल वाटर को जाने देती है और किसी भी सॉलिड को वो अलाउ नहीं करती है। एंड दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द ऑस्मोसिस के ऑस्मोसिस में हम मेम्ब्रेन को सेमी परमेबल मानकर चलते हैं। ठीक है, लेकिन बायोलॉजिकल सिस्टम में कोई भी मेम्ब्रेन, बायोलॉजिकल सिस्टम में कोई भी मेम्ब्रेन जो है वो ट्रूली सेमी परमेबल नहीं होती है। बायोलॉजिकल सिस्टम में क्या होता है कि मेम्ब्रेन वाटर को अलाउ करती है, साथ में सिलेक्टेड सॉल्यूट को अलाउ करती है वो। ठीक है, नॉट ऑल, मतलब मेम्ब्रेन इज सिलेक्टिवली परमेबल, डिफरेंशियली परमेबल, किसी को अलाउ किया किसी को अलाउ नहीं किया सॉल्यूट को। ठीक है, तो हम क्या बोलते हैं कि इफ द मेम्ब्रेन अलाउज सम सिलेक्टेड सॉल्यूट विथ वाटर टू पास थ्रू इट। ठीक है, और याद रखिएगा सभी बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन नेचुरली क्या होती है, वो सिलेक्टिवली परमेबल होती है, चयनित पारगम होती है। ठीक है, देखिए, और ये सब चीजों के बारे में हमने सेल यूनिट ऑफ लाइफ में एक बार बात किया हुआ है। ठीक है, हमने कहा नॉन चार्ज मॉलिक्यूल आसानी से आर पार निकल सकते हैं, चार्ज मॉलिक्यूल को आर पार निकलने के लिए प्रोटीन चैनल की रिक्वायरमेंट होगी उनको। के फिर मैंने आपसे कहा मैक्रो मॉलिक्यूल मेम्ब्रेन के आर पार नहीं निकल सकते, साइज बड़ा होता है उनका काफी। के वाटर मॉलिक्यूल को आर पार निकलने के लिए एक्वापोरिन नाम के पोर होते हैं, जो पीटर अग्रे ने जिनके बारे में बताया था, वो स्पेसिफिक पोर होते हैं एक्वापोरिन, उनसे वाटर मॉलिक्यूल आर पार निकल सकता है। ठीक है, फिर इन ए प्लांट सेल मोस्ट ऑफ द वाटर स्टोर्ड इन द सेंट्रल वैक्यूल, मैंने आपको अभी बताया। ठीक है, सेंट्रल वैक्यूल की मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं बेटा, हम टोनोप्लास्ट कहते हैं। पढ़ लेना एक बार जरा, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ को भी रिवाइज कर लो। के मैं आपको एक होमवर्क दे रहा हूं कि क्विक रिवीजन कीजिए। सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में आपको क्या पढ़ना है, आपको सेंट्रल वैक्यूल पढ़ना है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन का क्विक रिवीजन करना है। फटाफट प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फंक्शन, उसका स्ट्रक्चर एक बार पढ़ लीजिएगा आपके। याद रखना बेटा, सेमी परमेबिलिटी का संबंध होता है ऑस्मोसिस से और सिलेक्टिव परमेबिलिटी का संबंध होता है डिफ्यूजन से। ठीक है, अब आप बोलोगे सर ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन क्या होता है, तो हम इनको डिटेल में आगे बात करेंगे फिजिकल फोर्सेस के दौरान। ठीक है, इतना समझ लीजिए बेटा कि ऑस्मो रेगुलेशन इन प्लांट यानी पौधों के अंदर कुल मिलाकर प्लांट के अंदर वाटर का बैलेंस बनाए रखने की कोशिश होती है। कि हम जैसे एनिमल्स में हम बोलते हैं ना, होम्योस्टेसिस वर्ड यूज करते हैं हम, कि एनिमल सेल समस्थिरता बनाए रखने की कोशिश करती है। प्लांट के अंदर भी वैसे ही है कि पौधों के अंदर जो होम्योस्टेटिक प्रोसेस होती है ना, उसका मतलब होता है कि प्लांट के अंदर भी जो बॉडी फ्लूइड्स हैं, जो प्लांट के अंदर जो भी जो है वो वाटर कंटेंट है, उसको बनाए रखना एक लेवल पे के। तो प्लांट्स में कैसे होता है, वो प्लांट वाटर का एब्जॉर्प्शन करते हैं, उसका ट्रांसपोर्ट करते हैं, वाटर को बॉडी में स्टोर भी करते हैं। ठीक है, और एक्स्ट्रा वाटर को वो लॉस भी करते हैं गटेशन के फॉर्म में, ट्रांसपिरेशन के फॉर्म में, और वाटर का इस्तेमाल वो रेस्पिरेशन में भी, इवोपरेशन में भी करते हैं। तो वो वाटर जो है वो इवोपरेट भी करता है। तो कुल मिलाकर बात ये है कि पौधों के अंदर जो वाटर का लेवल बैलेंस करने का, यानी वाटर बैलेंस को बनाए रखने की जो कोशिश है, वही प्लांट के अंदर ऑस्मो रेगुलेशन है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे व्हाट आर द फिजिकल फोर्सेस जो ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स में काम करते हैं। हम बात करेंगे डिफ्यूजन के ऊपर, हम बात करेंगे ऑस्मोसिस के ऊपर, हम बात करेंगे जो है वो डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट के ऊपर, हम बात करेंगे वाटर पोटेंशियल के ऊपर। तो बड़े इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हम नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो डिस्कस करेंगे बेटा। ठीक है, तो चलिए पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, ऑल द बेस्ट। Hi. To become an official commando of Biomentors, join us at www.biomentors.online. Here you can solve daily practice papers, an online test. You can download performance enhancement sheets. You can track your progress. You can interact with other fellow commandos. Join us and prepare yourself. It's a commando training for your success. Download Biomentors online app from Google Play Store.